अस्सलाम वालेकुम। दिस इज काजी तला फ्रॉम अनीस हुसैन। अ, बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये हम लोग डिफरेंट सीरीज एक स्टूडेंट्स के साथ, हमारे हाई अचीवर्स के साथ हम लोग करते हुए आ रहे हैं। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने कुछ इसी तरह के एपिसोड्स किए, और इस साल भी हम कुछ इस तरीके की एक सीरीज लेकर चल रहे हैं। लास्ट टाइम भी हमारे पास एक हमारी हाई अचीवर मौजूद थी जिसका 190 स्कोर था, और आज भी हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद है जिनसे अभी मैं आपको थोड़ी देर में इंट्रोड्यूस कराता हूँ। और इनका भी जो बैकग्राउंड है और किस तरह से इनका पूरा एक एक इनकी जर्नी रही, और किस तरह से इन्होंने स्ट्रगल किया, क्या क्या सारी चीजें एमटी कैट के अंदर इन्होंने फेस करी, और किस तरीके से इन्होंने अचीवमेंट हासिल करी, ये सारी की सारी चीजें जो है वो आज हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। एक जो है वो बड़े लाइटर मोड के अंदर और एक बहुत अच्छे मूड के अंदर हम इन तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे। मतलब इसमें आपके लिए बहुत सारी ऐसी बातें, ऐसी चीजें होंगी जो कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होंगी। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आप में से कई सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता। कुछ सवालात होते हैं बच्चों के जहन के अंदर, डिफरेंट बैकग्राउंड से जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे होते हैं और वो क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं। तो हमारी कोशिश ये होगी कि आज के इस सेशन के अंदर वो तमाम के तमाम सवालात को, या जितने मैक्सिमम हम वो क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर सकें, वो हम लोग कर लें। अब जैसे कि हमारे लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास कोई बच्चा अगर इंटरमीडिएट बैकग्राउंड से आ रहा है, उसके जहन में अपने एक अलग सवाल होता है। कोई बच्चा जो है वो AQU के बैकग्राउंड से आ रहा है, आसाम यूनिवर्सिटी बोर्ड से, फेडरल बोर्ड, या फिर इसी तरीके से काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका ए लेवल्स का बैकग्राउंड होता है, और बहुत सारे उनके जहन के अंदर क्वेश्चंस होते हैं, सवालात होते हैं, मसाइल होते हैं। और एक मैंने तो ये देखा उनके पास एक बंडल ऑफ क्वेश्चंस उनके पास मौजूद होते हैं कि उनका एडमिशन हो भी पाएगा, नहीं हो पाएगा, उनको क्या ऐसी चीजें करनी है कोर्स कंटेंट के हवाले से। मतलब लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो उनके जहन में होते हैं। तो कोशिश करेंगे कि वो भी तमाम के तमाम जो क्वेश्चंस हैं वो आज इस सेशन के अंदर डिस्कस किए जाएं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, मैं चाहूंगा कि हमारे साथ जो आज की हमारी गेस्ट, हमारी स्टूडेंट मौजूद है बिस्मा आजम, ये खुद ही पूरा अपना इंट्रोडक्शन कराएं, और अपने इंट्रोडक्शन के अंदर ये बताएं कि इन्होंने जो है वो ए लेवल्स कहाँ से किया, इनका स्कोर कितना था एमडी कैट के अंदर। फिर मैं साथ साथ जो कुछ सवालात करता जाऊंगा ये भी साथ साथ बताती जाएंगी। तो ओवर टू यू बिस्मा। अस्सलाम वालेकुम सरकाजी, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। वालेकुम। जैसे कि सरकाजी ने बताया, मैं बिस्मा आजम हूँ और मैं करंटली डाउ मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही हूँ। ऑब्वियसली स्ट्रगल तो काफी रहा एज एन ए लेवल स्टूडेंट, एज एन एमकैट स्टूडेंट। लेकिन एमकैट में मेरा स्कोर वाज 172, और ए लेवल्स मैंने हाइड्रो कॉलेज से किया है, और ओ लेवल्स मेरा सेंट जोसेफ कॉलेज से है। तो दैट वाज अबाउट माय इंट्रोडक्शन। अच्छा, अब देखिए, जैसे उन्होंने बताया ए लेवल्स के अपने बारे में, अब मैं यहाँ पर कुछ एक बात ये पूछना चाहूंगा कि अक्सर जो ए लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, उनका एक सबसे पहले ये क्वेश्चन होता है कि हमारा एडमिशन हो सकता है डाउ के अंदर, या एडमिशन नहीं हो सकता। तो ये सोच क्यों आती है, ऐसी थिंकिंग क्यों आती है? ये एक बहुत कंसर्निंग सवाल है। एज जब मेरा भी मतलब एमकैट का टाइम चल रहा था सरकाजी, मेरे भी दिमाग में एक थोड़ा सा डिलेमा था कि एक जैसे वो कहते हैं ना मिथ, कि नहीं मेरिट के अंदर तो सिर्फ इंटर वाले स्टूडेंट्स का होता है। वो मैं इसलिए होता है क्योंकि परसेंटेजेस हमारी इक्वलेंसेस थोड़ा प्रॉब्लम करती हैं। एज एन ए लेवल स्टूडेंट मुझे भी नहीं पता था कि इक्वलेंस जो बनती है ए लेवल्स की, वो ओ लेवल्स और ए लेवल्स मिला के बनती है।
ये एक थोड़ा सा हर्डल आई थिंक कि जितना ज्यादा लोगों को पता चलेगा, जितनी अवेयरनेस इस चीज की होगी, उतना ज्यादा वो इस चीज के बारे में बेहतर फैसले कर सकते हैं। लेकिन ए लेवल्स वालों को क्यों नहीं होगा? अगर मैं अभी आप लोगों को बताऊं, एट प्रेजेंट मेरे बैच में आई फील लाइक हाफ या मोर देन हाफ ए लेवल स्टूडेंट्स ही हैं। इस दफा बहुत बड़ी मेजोरिटी है हमारे बैच में, ईएमसी बैच ऑफ 29 में ए लेवल स्टूडेंट्स की। तो होता है भाई, ए लेवल वालों का भी होता है। अच्छा भाई देखो, अब ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपने कहा इक्विवेलेंस के हवाले से। जी मतलब मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको यही नहीं पता होता कि इक्विवेलेंस है क्या। इवन जब हमारे कई सारे ए लेवल के कॉलेजेस के अंदर जाना होता है और या फिर वहाँ के स्टूडेंट्स हमसे आकर मिलते हैं, तो उनको ये नहीं पता होता कि ये इक्विवेलेंस नाम किस चीज का है, ये इक्विवेलेंस होती क्या है। मतलब ये जो पूरा एग्रीगेट बनता है, जो एडमिशन का क्राइटेरिया होता है, जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि आपका 50% आपका टेस्ट काउंट किया जाएगा, 50% आपका जो है वो इंटरमीडिएट या ए लेवल्स का इक्विवेलेंस होगा। अब उसको वो इक्विवेलेंस समझ नहीं आती। जी तो मैं यहाँ पर एक आप लोगों की इंफॉर्मेशन में इजाफा करता चलूँ, खासतौर पे वो स्टूडेंट्स जो कि ए लेवल बैकग्राउंड्स हैं। एक आपकी जो ओ लेवल्स के अंदर जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके 8 सब्जेक्ट्स का जो इक्विवेलेंस बनता है वो इक्विवेलेंट टू मैट्रिक होता है। देन इसी तरीके से जब हम लोग इंटरमीडिएट के लेवल के ऊपर इक्विवेलेंस की बात करते हैं, तो उसमें ए लेवल्स के आपके 3 सब्जेक्ट्स और ओ लेवल्स के 8 सब्जेक्ट्स, इस तरह से टोटल 11 सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको मिलाकर इक्विवेलेंस जो है वो बनाई जाती है। और देन फिर उसकी बेसिस के ऊपर हमारा एग्रीगेट स्कोर जो है वो बनता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है जी जो अक्सर ए लेवल्स के स्टूडेंट्स आई गेस जो है वो मिस कर रहे होते हैं, और अक्सर उनके कॉलेजेस के अंदर भी इसके बारे में इल्म नहीं होता। बिल्कुल। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कि सब्जेक्ट्स का भी इशू होता है। अब खास तौर पे अगर आपने मेडिकल यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज के अंदर अगर आपने एडमिशन लेना है, तो उसमें आपके पास सब्जेक्ट्स के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का होना जरूरी है। जी ये सब्जेक्ट्स अगर आपके शामिल होंगे तो आपकी इक्विवेलेंस बनेगी फॉर मेडिकल कॉलेज। क्योंकि अक्सर ए लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके पास डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं। तो लेकिन अगर आपने किसी भी जो है वो मेडिकल यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज के अंदर जो है वो अप्लाई करना है, तो उसके लिए मस्ट हैव दीज 3, जिसके अंदर आपके ओ लेवल्स के अंदर भी और ए लेवल्स के अंदर भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का होना जरूरी है। अच्छा, मुझे एक चीज ये बताइएगा कि ये इसको आप इत्तेफाक कह लीजिए कि आपने एमटी कैट का एग्जाम 2 दफा दिया, तो जरा अपने उस एक्सपीरियंस को भी शेयर करें कि जब आपने पहले एमटी कैट का टेस्ट दिया और फिर आपने इम्प्रूव किया, तो वो क्या सिनेरियो था, किस तरह से वो क्या एक्सपीरियंस था, पहले अपना प्रीवियस वाला फर्स्ट एक्सपीरियंस, देन फिर उसके बाद करंट एक्सपीरियंस। अच्छा, काफी इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है सरकाजी ने। भाई पुराने वाले अगर एक्सपीरियंस की मैं बात करूं सर, तो बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करते हैं। मुझे एज एन ए लेवल स्टूडेंट कोई नॉलेज नहीं थी एज सच। एमकैट के बारे में भी इतना नहीं पता था, इक्विवेलेंस तो बहुत दूर की बात। इनफैक्ट जब मेरा अगस्त में रिजल्ट आया था ए लेवल्स का, तो मेरे 2 ए स्टार्स थे और एक ए था, और उस टाइम पे खुशी का आलम ये था कि मैं और मम्मा तो बस समझे थे कि हो गया, बस डाउ एडमिशन ना, ए स्टार्स आ गए ए लेवल्स में, बस और क्या चाहिए। लिटिल डिड वी नो, मुझे तो पता नहीं था, किसी को भी नहीं पता था कि इक्विवेलेंस में ओ लेवल्स भी शामिल होते हैं। अब गोइंग बैक, मेरा ओ लेवल्स था कोविड ईयर का, तो उसमें जो एक्सपेक्टेड ग्रेड्स गए थे ऑब्वियसली, तो मेरे एक्सपेक्टेड ग्रेड्स ए स्टार्स नहीं गए। आई मीन वेरी फ्रैंक, मेरे एज गए थे और बीस थे, ए स्टार नहीं था ना उसमें। अब जब इक्विवेलेंस बनने का टाइम आया, तो जो जैसे मेरे सिर्फ अगर ए लेवल्स का एक जैसे हम स्कोर निकालते हैं, तो वो तो आ रहा था अराउंड 91%। मैं बहुत खुश थी, मेरी इक्विवेलेंस भी 91% आएगी। लेकिन जब वो आईपीसीसी वाला लेटर मैंने खोला और मैंने देखा, तो अंदर तो 83% थी, मैं तो चीखा निकल तो गई। वहां पर तो एक अलग सिनेरियो क्रिएट हो गया। ट्रॉमा था बिल्कुल, एक वो शॉक लगता है ना वहाँ बहुत ज्यादा। और दैट वाज द मोमेंट व्हेन आई एक्चुअली गिव अप। मैंने कहा अब नहीं हो सकता, क्योंकि साफ सी बात है 83% का मतलब है एमकैट स्कोर आपको एज हाई एज 180 लेके जाना, 190। और वो मुझे एज बहुत लाइक फार फेच्ड लग रहा था वो आइडिया ना। तो मैंने तो मम्मा को बोला, मम्मा अब तो बहुत मुश्किल है 83% के साथ, जहाँ पे इन कंपैरिजन इंटर वाले लोग 94 95 लेके आ रहे होते हैं। वो तो मुझे बहुत गिव अप करने वाली सिचुएशन थी। मम्मा ने कहा बिस्मा कोई बात नहीं, तुम जाओ, तुम करो, अल्लाह मालिक के देखेंगे। मैंने दिया एमकैट, बहुत जान मारी, लेकिन स्कोर ऑब्वियसली इतना अच्छा नहीं था। 156 था मेरे हिसाब से, जो मेरी परसेंटेज के हिसाब से थोड़ा कम था। क्योंकि जब आपने हम एग्रीगेट निकालते हैं अपना, तो एग्रीगेट भी मेरा 83 बना था। और पिछले साल 83 के ऊपर
सॉरी नहीं, एग्रीगेट बना था, सॉरी 80% बना था एग्रीगेट 150 स्कोर के साथ, 156 स्कोर के साथ, तो 80 के ऊपर तो ऑब्वियसली कहीं नहीं मिलना एमबीबीएस। तो फिर वहां से बहुत सारे लोगों ने बोला ड्रॉप कर दो बिस्मा, पहली दफा में नहीं हुआ, दूसरी दफा में क्या होगा, लेकिन मुझे पता था कि भाई आई न्यू के मैं अगर ओ लेवल्स देती, अगर मैं अपने एग्जाम्स को देती तो मेरे ए स्टार्स आते। फिर मैंने पहले मई में अपने ओ लेवल्स दिए। अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ही पूछना चाहूंगा। जब आपने फर्स्ट टाइम जब आपने ये अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करी, जी तो आपने हमारे हैदराबाद कैंपस से जो है वो बिल्कुल। पढ़ा, तो मैं Yes. चाहूंगा थोड़ा जिक्र वहाँ का भी हो जाए कि आपने जब हैदराबाद कैंपस ज्वाइन किया तो आपका बैच कौन सा था? मेरा एमकैट बैच था सर, आई थिंक 9 था, 9 था, क्योंकि मैं पहले एक्यू वाले बैच में थी, फिर मैंने शिफ्ट कर लिया था, तो एमकैट बैच 9 था। अच्छा, अब आपने देखें एकेयू के अंदर भी पढ़ा। अब यहाँ पर मैं एक बात और जी बताना चलूँ कि हमारे यहाँ जो है वो अनीस हुसैन के अंदर जो एक्यू का बैच होता है वो सेपरेट होता है। देन जी इसी तरीके से हमारा जो एमडी कैट का बैच होता है वो सेपरेट होता है। तो आपने एक्यू में भी पढ़ा और इसी तरीके से आपने एमकैट एम कैट भी जो है वो सेपरेटली आपने पढ़ा। तो जी। जरा उसको भी डिस्कस करिएगा, एक्यू को भी और एम कैट के हवाले से भी। तो उसके अंदर क्या आपको डिफरेंस लगा, और अगर जो स्टूडेंट्स, अच्छा अक्सर स्टूडेंट्स ये भी सोचते हैं कि यार हम एक्यू का बैच ज्वाइन कर लेते हैं सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, क्या ये उनकी अप्रोच सही है कि उनको AQ ज्वाइन करके अगर वो टारगेट उनका AQ नहीं है, उनका टारगेट है सिर्फ डाउ यूनिवर्सिटी या फिर उनको जो है वो JSMU जाना है या फिर हमारी ये जो कराची के जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं इधर अप्लाई करना है, जी तो क्या उनकी ये अप्रोच होनी चाहिए कि वो AQ पढ़े या फिर उनको एक फोकस्ड उनको रहना चाहिए कि सिर्फ अगर उन्होंने इन्हीं यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है तो वो MCAT को ज्वाइन करें? जरा इस डिफरेंस को भी बताइएगा। अच्छा, जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया हुआ था कि AQ वाले बैच में पूरा सिलेबस कवर होता है, क्योंकि ऑब्वियसली AQ का सिलेबस और एमकैट का सिलेबस में बहुत फर्क है। एग्जैक्टली। इफ AQ का सिलेबस इज 100% तो उसके कंपैरिजन में एमकैट इज 50%, आधा सिलेबस लिटरली पूरा। तो मैंने शिफ्ट ही इसलिए किया था कि वहाँ AQ वाले, क्योंकि मेरा एम AQ नहीं था, AQ का सिर्फ एक टेस्ट एज मतलब प्रैक्टिस देना था, AQ वाज नॉट माय एम। तो मैंने फिर शिफ्ट ही इसलिए किया था सर, क्योंकि वहाँ पे अच्छा, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं आउट ऑफ द सिलेबस बहुत सारी चीजें पढ़ रही हूँ। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है ना कि जो बच्चे सोचते हैं, खास तौर पे मैंने देखा है जो ए लेवल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं, जी उनमें से अक्सर स्टूडेंट्स का जो गोल होता है वो ये होता है कि उन्होंने AQ के लिए अप्लाई करना है। सही। ठीक है, चलो अगर AQ के लिए आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए तो बात समझ में आती है कि आप AQ का बैच ज्वाइन करें। उसमें देखो AQ का जो सिलेबस है, AQ का सिलेबस के अंदर एडिशनल चीजें बहुत सारी मौजूद है। लाइक उसमें आपने एडिशनल सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं, आपने मैथमेटिकल रीजनिंग भी पढ़नी है, आपने साइंस साइंस रीजनिंग भी आपने पढ़नी है। देन इसी तरीके से बायोलॉजी का एक लंबा कोर्स है, आपने ए लेवल्स के अंदर इतनी चीजें नहीं पढ़ी, ठीक है। देन फिर इसी तरीके से आपका एक फिजिक्स केमिस्ट्री का एक लंबा कोर्स है जो आपने जो है वो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो ए लेवल्स के अंदर आपने नहीं पढ़े होते। तो क्या इससे फोकस डाइवर्ट नहीं होता? मतलब आपका जो एक टारगेट है, क्या आप ये समझती हो कि ये सही है कि प्रैक्टिस जो है वो करने के लिए टेस्ट दिया जाए? जैसे हाँ, जैसे एक होता है कि आपका जब फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है ना, जैसे मेरा भी जब फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैं कह रही थी काश मेरी भी कोई बड़ी बहन या भाई होता जिसने ये एक्सपीरियंस किया होता तो मुझे एक गाइडेंस मिल जाती। तो जी मैंने ये फील किया था कि स्पेशली बायोलॉजी में कि मैं बहुत एक्स्ट्रा पढ़ी हूँ, और एज एन ए लेवल स्टूडेंट ना हमारे लिए थोड़ा सा हम कॉन्सेप्चुअली चलते हैं Exactly. और बाकी बोर्ड्स में थोड़ा सा लर्निंग बेस्ड होता है। तो हम इस चीज में थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, मेजोरिटी के ना लर्निंग थोड़ा सा हमारा कम होता है, वी वेरी गुड इन कॉन्सेप्ट्स। तो जब वो चीजें लर्न करने की बारी आ रही थी ना एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा AQ के लिए, तो तब मेरे तो रोने शुरू हो गए थे कि भाई मैं नहीं कर सकती, मुझे याद ही नहीं रह रहा मैं क्या और आंखों में आंसू आ गए। करूँ। हाँ, रोना तो खैर इज a बहुत essential पार्ट ऑफ दिस जर्नी, Exactly. लेकिन जब तक वो मेहनत खैर नहीं होती तब तक आउटकम भी नहीं होता। बस ये है कि अपने ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन डालने वाली बात, तो आप जितना अपना बर्डन कम कर सकते हैं ना इस सिचुएशन में, बिकॉज पढ़ाई के बर्डन के साथ ना आई कैन अभी फील यू गाइस, अभी तुम लोगों के सर पे एक मेंटल बर्डन भी बहुत होगा, फैमिली का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, हर तरफ का, फ्रेंड्स का, सोशल गैदरिंग्स का वो प्रेशर होता है बहुत ना होता कि है। रिजल्ट आता है तो खानदान में 4 लोग आके जरूर पूछेंगे ना
कि भाई आपसे भी पूछा होगा, जी हाँ भाई क्या परसेंटेज आ गई बच्ची की, क्या अच्छा अभी टेस्ट देकर आ गई, स्कोर क्या आ गया, हाँ एडमिशन चेक कर भाई लिया। कितना कितना कार्बन कॉपी में कितना हाँ है, अरे नहीं अभी रिजल्ट। अभी तो रिजल्ट आना, मतलब वो पहले से चार हाँ लोग सही तैयार खड़े होते हैं पूछने के लिए कि कोई ना कोई उनको टॉपिक मिल सही जाए। एग्जैक्टली। तो ये भी एक चीज होगी। चलो यहाँ से एक बात ये क्लैरिफाई हुई कि मतलब अगर आपने, आपका एम, आपका टारगेट आगा खान यूनिवर्सिटी है तो ही तो आप वो देन गो फॉर इट। यस ठीक है, आप फिर उसको उस डायरेक्शन, उस डायमेंशन में जाइए, आप अपनी एडिशनल मेहनत करें, अपना एडिशनल हार्डवर्क करें। बट अगर आपने जो है वो आपका टारगेट वो नहीं है, और आपने जो है वो डाउ, एसएमसी और केएमडीसी या फिर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी, इधर अगर आपने अप्लाई करना है तो उसके लिए आप उसी डायमेंशन को सेलेक्ट करें और उसी राइट वे के अंदर, राइट पाथ के अंदर आप जो है वो जाइए और मेहनत करें। अच्छा यहाँ पर मैं एक और सवाल ये पूछना चाहूंगा, एक्यू, क्योंकि अब आपने, इत्तेफाक ऐसा है माशाल्लाह, आपने इन कम वक्त के अंदर आपने काफी सारी चीजों को एक्सपीरियंस किया, तो मैं आपके उस तजुर्बे का जो है ना वो भरपूर फायदा उठाना चाहता हूँ, और आपसे मैक्सिमम जो है ना वो जितने मैं सवाल पूछ सकता हूँ जो लोगों के जहन में है, जो हमारे बच्चों के जहन में है, वो मैं एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ। अब जैसे एक्यू के हम बात करते हैं अनीस हुसैन के मटेरियल के हवाले से, जी तो जो एक्यू का मटेरियल था, मतलब क्या वो रेलेवेंट था, उससे आपको क्या हेल्प मिली, तो मतलब पहले आप मटेरियल को जरा इन डिटेल डिफाइन करिए। अच्छा एक्यू के बैच में जब मैं थी तो ऑब्वियसली एक्यू की बुक्स अलग है, एमकैट की बुक्स अलग है, शुरू पता होगा सबको। बट लेकिन फिर भी आप बता जी दो। एक्यू की बुक्स मुझे अच्छी इस सेंस से लगी थी कि एक्यू की बुक्स में सिर्फ पंजाब टेक्स्ट बुक नहीं थी, उसमें सिंध टेक्स्ट बुक भी थी, उसमें केपी के टेक्स्ट बुक का टेक्स्ट भी था, उसमें बलूचिस्तान बोर्ड का टेक्स्ट भी था। मतलब क्योंकि खान बोर्ड के बच्चे खुद भी मल्टीपल बोर्ड से पढ़ते हैं, तो अनीस हुसैन की बुक्स में हर बोर्ड शामिल था। बलूचिस्तान, केपी के, सिंध, पंजाब, एवरी बोर्ड वाज देयर। उसके अलावा एकेयू के प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे, और लॉजिकल रीजनिंग की अलग बुक्स थी, मैथ रीजनिंग की अलग बुक्स थी, और उनके साथ साथ आंसर कीज भी ठीक थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो एकेयू का बुक्स माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी हुई है नीचे से, काफी वास्ट, हर चीज शामिल है, एग्जाम्पल क्वेश्चंस भी शामिल है, सब कुछ एवरीथिंग। अच्छा इसके साथ साथ अब जैसे जो फिर जो टेस्टिंग सिस्टम रहा, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहिए। टेस्ट्स में तो जैसे हम देखते हैं कि पास पेपर के क्वेश्चंस जैसे आ गए, या बहुत पॉपुलर क्वेश्चंस भी एक होते हैं ना जो हर साल रिपीट होते हैं, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी थे। उसके बाद कुछ प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस भी होते हैं। तो टेस्टिंग सर्विस, अच्छा टेस्ट से एक बहुत बड़ा फायदा मैंने जो उठाया था वो ये था कि एक होता है ना एंड टाइम की तैयारी, तो वो एंड टाइम की तैयारी वो टेस्ट ही थे सारे स्टूडेंट्स के लिए। बिकॉज हम जब टेस्ट करते थे तो ही हमें पता चलता था कि अच्छा हमारी इतनी परसेंट तैयारी हुई भी है, ये हमारे टारगेट चैप्टर्स हैं, ये टारगेट करना है। तो वेरी ऑनेस्ट एडवाइस टू एवरीवन आउट देयर, टेस्ट नहीं मिस करना। तैयारी तुम लोग को लग रहा हो पूरी है नहीं है, टेस्ट जरूर देना, बिकॉज उससे तुम लोग को ये क्लैरिफाई होगा कि हमें किन चैप्टर्स पे वर्क करना है और कौन से चैप्टर्स हमारे गुड टू गो हैं। मतलब देखो टेस्ट से बेसिकली ये पता चलता है, ये मैं अपने सारे करंट स्टूडेंट्स के लिए भी ये बात करता हूँ कि जब आप टेस्ट देते हो तो आपको ये अंदाजा होगा ना कि आपकी वीकनेस कहाँ पर है, आपकी जी लैकिंग्स कहाँ पर है, आपने उनको ओवरकम किस तरह से करना है। ठीक है, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके अंदर मल्टीपल चैप्टर्स आप लोग पढ़ रहे हैं, मे भी हो सकता है किसी का बायोलॉजी के अंदर सेल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा आता हो, किसी को होम्योस्टेसिस बहुत अच्छा आता हो, किसी को फिजिक्स के अंदर थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर जो है वो कमांड है, केमिस्ट्री में कोई जो है वो इक्विलिब्रियम बहुत अच्छे से समझता है। बट कहीं ना कुछ वीकनेसेस किसी ना किसी स्टूडेंट की होती हैं, और वो वीकनेसेस उसी वक्त आइडेंटिफाई होंगी जब आप उसको एनालाइज करेंगे। और वो एनालिसिस किस तरह से होगा, जो यहाँ पर सीरीज ऑफ टेस्ट होते हैं, क्योंकि हमने, आपको अगर याद हो, चैप्टर वाइज टेस्ट थे, जी फिर इसी तरीके से ग्रैंड टेस्ट थे, देन फिर उसके बाद हम फुल मॉक टेस्ट करते थे, मॉक टेस्ट, तो इस तरह से एक सीरीज जो है वो पूरी थी टेस्ट की, जो हमने स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर डेवलप की, मटेरियल के साथ साथ मटेरियल के अंदर। पोर्टल भी तो है आप लोगों का इतना अच्छा, हाँ पोर्टल तो आउटस्टैंडिंग है। आई थिंक इसी साल वो लॉन्च हुआ है। पोर्टल हमने लास्ट ईयर से लॉन्च कर दिया था, और अच्छा वो रनिंग एक टेस्टिंग फेज के अंदर था, सही। और अब उसको हमने पूरी तरीके से अपने तमाम की तमाम चीजों को जो है वो पोर्टल के ऊपर हमने जो है वो कर दिया है, सब की सब चीजें, बिल्कुल मतलब हर स्टूडेंट का एक यूनिक उसकी आईडी होती है,
और आपके टोटल टेस्ट के स्कोर्स कैसे रहे, सब सब चीजें, कुछ मतलब पूरा। उसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग, मतलब उस पे हमारे लेक्चर्स मौजूद है, सॉल्यूशन वीडियोस मौजूद है। मतलब स्टूडेंट ने अगर लेक्चर लिया, उसको दोबारा से किसी कॉन्सेप्ट के अंदर कोई इशू, कोई मसला है, वो पोर्टल पर बिल्कुल जाके देख सकता है। बिल्कुल। और फिर इसी तरीके से कोई भी अगर उसने किसी भी चैप्टर का टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, तो वो टेस्ट वहां पर मौजूद है। टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, उसी वक्त आपको आपका स्कोर पता चल जाएगा, राइट रॉन्ग क्वेश्चंस आपको पता चल जाएंगे। फिर वहां पर अगर कोई कॉन्सेप्ट का इशू है, तो उसके लिए भी टीचर्स अवेलेबल है, 24/7 टीचर्स अवेलेबल है। तो वो हर व्हाट्सएप पे तरह, क्वेरी ग्रुप्स है, व्हाट्सएप क्वेरी के है। ऊपर क्वेरी ग्रुप्स हैं, उसके ऊपर पूछ सकते हैं। अच्छा, अब दूसरा सवाल यहाँ पर ये आता है कि आपने भादराबाद में किन किन टीचर्स से पढ़ा? मैं तो बहुत सारे टीचर से इसलिए ना, पढ़ा। पहले चलो वन बाय वन करते हैं। पहले AQ के अंदर आप अपने टीचर्स बताइए कौन कौन थे। अच्छा, AQ में मेरे पास थे सर अल्तमश, और फिर जो है सर आहत ने कंटिन्यू कर लिया था। और सर आहत तो बहुत अच्छे टीचर रहे हैं, मतलब उनकी गाइडेंस भी बहुत हमारे लिए बहुत अच्छी एडवाइस रही। उन्होंने हमें जिस तरह वो गाइड करते थे, इस तरह पढ़ो, इस तरह पढ़ो। MCQs भी बहुत सही अच्छे कराते थे। उसके बाद बायोलॉजी में डॉक्टर अरकम थे, और केमिस्ट्री में सर अनस सुरती थे हमारे पास, हमारे फेवरेट। और फिर उसके बाद MCAT के अंदर मैंने फिजिक्स सर शाहरुन से पढ़ी थी। और बायोलॉजी डॉक्टर अरकम ही थे। केमिस्ट्री हाँ, फिर सर तैयब आ गए थे उसके तो अंदर। अच्छा, अब जैसे कि आपको कुछ होता है ना, हर टीचर के कुछ यूनिक डायलॉग्स होते हैं समटाइम्स, या वो कुछ क्लास की जो मेमोरीज होती है कुछ, तो वो अगर आपको, जैसे कोई आपको याद हो, अगर सर अब्दुल अहद ने कोई बात की हो इस तरह से, मुझे सर अनस सुरती या सर याद है। अनस अनस की तो काफी सारी चीजें जो वो मैं भी उनका एक फेमस था इमरान डोज, वो एक पॉलिटिकल क्लास बन जाती थी हमारी, हम्म PTI वर्सेस व्हाटएवर। तो उसमें जब हम बोलना शुरू होते थे, बिकॉज हम तो ऑब्वियसली न्यू ब्लड PTI को ही सपोर्ट करते थे, तो हम इमरान डोज शुरू हो जाते थे सर। तो वो एक साइन होता था, अच्छा नहीं, बैक टू स्टडीज, बैक टू स्टडीज। तो वो एक बहुत अच्छा था सर अनस का। सर अनस से तो क्लास बहुत लाइवली रहती। सर अनस हो या सर शारून हो, सर शारून की भी क्लासेस का माहौल बहुत फन होता था। सर तैयब की क्लासेस, मतलब माशाल्लाह से अनीस हुसैन की टीचर्स नो हाउ टू बैलेंस पढ़ाई with थोड़ा सा फन। मतलब वो ऐसा नहीं करते थे कि ड्रेन हो जाए बच्चा बिल्कुल हाँ, नहीं। ये बड़ा जरूरी, क्योंकि आज बिल्कुल इतने मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन, लॉन्ग आवर्स है एग्जैक्टली, क्लासेस के, तो वो बच्चा बोलते हैं यार एग्जॉस्ट। एग्जैक्टली रोबोट्स की तरह नहीं बिल्कुल पढ़ना, बिल्कुल ऐसा। थोड़ा अच्छे से। तो उस वक्त वहां पे कैंपस कोऑर्डिनेटर कौन था? मैं था या सर सरवर थे, कौन था उस वक्त जब आपने, याद है आप? आई थिंक सर सर्वर थे। सर सरवर, क्योंकि मुझे ये सर सरवर की भी क्लास थी आपने? नहीं नहीं नहीं। क्योंकि सर सर्वर की भी बड़ी क्लासेस जो है ना, वो इसी तरीके की होती है, फन क्लासेस होती है। जी मतलब जी हमारे ऑलमोस्ट टीचर्स जो होते हैं ना, उनका मतलब ऑब्वियसली एक हमारा एक बॉन्ड डेवलप हो जाता है, ठीक है, स्टूडेंट के साथ ना। अब जाहिर सी बात है, स्टूडेंट को तो ऐसा लगता है हम अपने घर से निकाल दिए। ऐसे ही अभी अभी ऐसे। मैं आपको यहाँ की नॉर्थ की स्टोरी हम बाद में शेयर करेंगे, जो जब हम नॉर्थ कैंपस के जी, ऊपर आएंगे। तो मतलब ऐसा लगता है कि भाई MD कैट का जो स्टूडेंट है ना, उसका उसको दूसरा घर है उसका हुसैन। दूसरा घर हदीस हुसैन बन गया, और वो सुबह आ रहा है और अपने साथ जो है वो सारी चीजें उसके पास मौजूद है। उसका सारा रोना धोना, खाना पीना, पढ़ना पढ़ाना, सारी की सारी चीजें जो है वो अनीस बिल्कुल हुसैन में भी एक तरह से हो रही है। बिल्कुल। तो वो एक जर्नी रहती है। अच्छा, बाकी अगर हम बात करते हैं हमारे एडमिन के हवाले से, तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारा जो है वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? जो उधर एडमिन थी, जी अगर आपको नाम याद हो, सर, सर आतिफ, सर जी जी उमैर। सर मैं थे, और उनके साथ सर आते भी थे शायद, जी, नाम इतना शायद शायद। ही यकीनन वही थे। लेकिन एडमिन का तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि ना मैंने ये चीज एज सच अपने कॉलेज में नहीं एक्सपीरियंस करी थी। वहाँ पे काफी फॉर्मल होता था बच्चों के साथ ना, इतना कोई। यहाँ पे मैंने देखा कि हाँ नहीं, बच्चों को बच्चों की तरह ट्रीट किया जाता है। और थोड़ा सा वहाँ पे भी इतना कोई फॉर्मल नहीं है, मतलब एज ए फैमिली आपको लेके चलते हैं साथ में। कभी ऐसा भी हुआ था हमारे साथ कि हम घर जाना था मुझे और मेरी फ्रेंड्स ने, लेकिन वी वर आउट ऑफ कैश, तो हमने कहा सर थोड़ी सी हेल्प कर दे, तो वो करी थी उन्होंने हेल्प। तो मतलब आई एम टेलिंग यू गाइस कि अनीसा सर के साथ एक बहुत फैमिली लाइक रिलेशन रहा है मेरा। इट्स नॉट लाइक टीचर्स, द टीचर्स वर लाइक माय फैमिली, इवन द एडमिन। अच्छा, बिल्कुल। देखिए किसी भी इदारे के अंदर ना, जैसे खास तौर पे जब हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, तो एडमिन इज आर बैकबोन ना, ये कोर एग्जैक्टली होती है बिल्कुल। एग्जैक्टली मतलब एडमिन सपोर्ट के बगैर जो है वो हम नहीं चल सकते, चाहे वो एग्जैक्टली। टीचर्स हों, चाहे वो स्टूडेंट्स हों। क्योंकि देखें आप लोगों का जो भी सिस्टम पूरा हम डेवलप करते हैं, जैसे आपकी क्लासेस हैं, आपकी क्लासेस को हमने प्लान किया, हमने उसको एक पूरा अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल उसको एग्जीक्यूट कराना, वो
हमारी एडमिन सपोर्ट से होता है। आपको मटेरियल प्रोवाइड करना, आपको टेस्ट टाइम पर प्रोवाइड करना, ईच एंड एवरीथिंग, जो भी आपकी कैंपस से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, जो भी मसाइल हैं, उनको उसी वक्त जो है वो रिजॉल्व करना, ये तमाम की तमाम चीजें जो है वो हमारी एडमिन कर रही होती है। अच्छा, इसके अलावा एक बात और बताइएगा कि अब जैसे क्लास के अंदर तो टीचर्स ने आपको पढ़ा दिया, जी। अब उसके बाद अगर आप जैसे अपने जो भी आप अपनी प्रैक्टिस करके आ रहे हो, कहीं पर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई इशू है, तो क्या टीचर्स हेल्पफुल थे या नहीं थे? बहुत ज्यादा मतलब अच्छा ऐसा भी है कि बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा है कि टीचर्स के नंबर्स नहीं देते स्टूडेंट्स को, वो एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियलिटी रहती है जो कि मुझे नहीं समझ आती थी। यहाँ पे मैंने ये चीज एक्सपीरियंस करी कि मेरी कोई भी क्वेरीज होती थी ना और मुझे अगर टीचर से पूछना था तो मुझे तो कभी कभी एट पॉइंट लगता था कि मैं लीच की तरह चिपकी हुई हूँ, बिकॉज मैं इतनी क्वेरीज होती थी मतलब और आपने बहुत खून पिया है। बहुत ज्यादा। तो जो है क्या कहते हैं, मुझे स्पेसिफिकली सर शाहरुख का याद है, मैं उनमें इतनी क्वेरी सेंड करना और वो मतलब हर क्वेरी का जवाब मुझे मिलता था। चाहे वो अगर रिटन होना होता तो वो चाहे लिख के देते थे, वॉइस नोट पे कभी बता दिया अगर क्लास में बिजी हैं। इसी तरह डॉक्टर अरकम के साथ भी था, बारिश में कोई क्वेरी है सेंड कर दी व्हाट्सएप पे, आंसर सबका आता था। तो मतलब मुझे ये बहुत अच्छी चीज लगती थी कि मतलब मुझे वेट नहीं करना है अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए फॉर माय क्वेरीज टू बी आंसर्ड, द टीचर्स आर वेरी विजिलेंट एंड हेल्पफुल, थ्रू व्हाट्सएप भी आपको हेल्प करेंगे। मतलब वो हमारा एक गैप नहीं है, मतलब एक एग्जैक्टली मतलब एग्जैक्टली। स्टूडेंट और टीचर के दरमियान वो जो एक गैप आ जाता है, कम्युनिकेशन बिल्कुल गैप आ गया, वो किसी बिल्कुल। भी किस्म का कोई गैप नहीं है। और मुझे ये चीज बहुत मतलब आई वाज ग्रेटफुल टू ऑल द टीचर्स, क्योंकि हम टीचर्स की रूटीन्स यहाँ पे बहुत क्लोजली देख रहे होते हैं, कैसे वो एक क्लास से निकल के दूसरी में जा रहे हैं, दूसरी से दे गोइंग टू द नेक्स्ट कैंपस, वही 3 घंटे की क्लास है, तो एक बैक टू बैक क्लास सुबह से लेना नॉट इजी। लेकिन उसके बीच में भी हमारी सारी क्वेरीज चाहे वो रेलेवेंट हो या स्टूपिड हो, सबको आंसर करना एक बहुत बड़ी हेल्प थी, बहुत ज्यादा। अच्छा, फिर अब कुछ बात हम करते हैं, क्योंकि जैसा आपको पता है कि हमारा, अगर हम सिस्टम के हवाले से बात करें, क्योंकि हर साल ही कोई ना कोई नई ट्रांजिशन से गुजरता है। हर साल वो हम जो है, सर सॉरी आपको बात काट रही, लेकिन सर अकरम कहते हैं ना कि भाई डॉक्टर बनना सिर्फ आपको पढ़ाई की तैयारी नहीं करनी है, अपने असाब स्ट्रॉन्ग करने की भी तैयारी करनी है, बिकॉज ये पूरा प्रोसेस ही बहुत मतलब ट्रॉमेटिक स्ट्रेसफुल पूरा है ना, मतलब है। आप, मतलब अगर आपने डॉक्टर बनना है तो आप तैयार हो जाएं कि आपको आपने स्ट्रेस है अनलिमिटेड स्ट्रेस जो है वो आपने बेयर ऐसे करना है। मतलब एक तो आपको कोर्स का स्ट्रेस है, फिर स्कोर आएगा नहीं आएगा, एडमिशन होगा या नहीं होगा, अब टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, ये टेस्ट, सिस्टम ये सिस्टम एक्सेप्टेबल होगा या एग्जैक्टली नहीं होगा, इसके अंदर क्या ग्लिचेस हैं, क्या सारी चीजें हैं। फिर हम रोडों पे खड़े होते हैं एहतजाज करने के लिए कि भाई अब ये मसला हो गया, अब वो मसला हो गया, अब फला मसला हो गया। अब आपने भी देखा होगा भाई, हम सब, हमारी पूरी टीम ऑफ कोऑर्डिनेटर्स हो गए, सर अकरम हो गए, और फिर हमारे साथ स्टूडेंट्स हो गए। मतलब नॉट एवरीबडी, मतलब कुछ स्टूडेंट्स अक्सर, अच्छा पहले तो ये हुआ कि जब बिल्कुल राइट आफ्टर कोविड, या फिर बिल्कुल कोविड की बात है, जब टेस्ट हुआ और ये पूरा ट्रांजिशन एक आया जी सिस्टम के अंदर, और जो प्रॉब्लम्स आए, तो हम बाहर निकल के खड़े हुए, हमने बोला चलो यार करते हैं भाई, कुछ ना कुछ सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाते हैं। अब हमने अपने सारे स्टूडेंट्स को बोला, हमने बोला यार स्टूडेंट्स तो हमारी सुनेंगे क्यों नहीं आएंगे, हाँ हम पहुंचे हुए जो है वो अलग से। अब हम देखते हैं कि हम खड़े हुए, सर अकरम खड़े हुए, कुछ एक दो टीचर्स हमारे और खड़े हुए, और पीछे कोई भी नहीं है। ऐसा भी वक्त हमने देखा। फिर बाद में स्टूडेंट्स को जब रियलाइज हुआ कि नहीं, ये उन्हीं के उनके लिए, बगैर नहीं उन्हीं है। उन्हीं के लिए ये हम जो सारी की सारी मेहनत है, जो हार्ड वर्क किया जा रहा है, मतलब ये आप लोगों के लिए किया जा रहा है। स्टूडेंट्स को जब उन्होंने, हमें देखा कि भाई इस तरीके से रियलाइजेशन उनको जब ये हुआ जी कि यार ये जो सारी मेहनत है ये उनके लिए, जी मतलब चाहे धूप गर्मी, इवन मुझे अच्छी तरीके से याद है, प्रेस क्लब के बाहर हम लोग खड़े थे, बहुत तेज बारिश हो रही थी, और पानी के जी अंदर हम लोग खड़े होकर वहां पर जो है वो बात कर रहे हैं, वो ये सारी चीज भी हमने की। बिल्कुल मतलब ऐसे। कहाँ कहाँ नहीं गए, किस किस मिनिस्टर से नहीं मिले, किस कहाँ गवर्नर से नहीं मिले। I तो also आपका ये एक्सपीरियंस जो है, आप जो है जी वो कहाँ कहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ, और इस ये भी जरा अपना शेयर करिए, और आप ही क्यों गए, आपने ये नहीं सही सोचा कि यार बाकी स्टूडेंट्स तो नहीं जा रहे, मैं क्यों जाऊँ? सही बात। अच्छा सरकार जी, पहले तो एक थोड़ी सी इनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं। जब हम स्टूडेंट साइड पे होते हैं, मैं भी जब एज स्टूडेंट, जब मैं कानों में बात पढ़ रही थी जबकि नहीं भाई प्रोटेस्ट करना है, आउट ऑफ सिलेबस पेपर आया है, प्रोटेस्ट करना है, एमसीक्यूज गलत थे, आंसर की गलत थी, ये वो। तो मैंने कहा यार मतलब जैसे हम सोचते हैं ना यार प्रोटेस्ट
तो कौन, मतलब एक बहुत बड़ा टाबू है ये हमारे लिए कि बिल्कुल। मतलब प्रोटेस्ट में नहीं जाना चाहिए, कोई अच्छी चीज नहीं है। अच्छा, अम्मा अब्बा भी बोलेंगे यार तुम क्या हाँ पढ़ने के लिए जा रही है एग्जैक्टली या रोड पर प्रोटेस्ट करने के हाँ, लिए जा रही मतलब मेरे मेरे अपने पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप था कि मतलब हमारी बेटी किसी प्रोटेस्ट में जाए, उन्होंने भी नहीं सोचा था। लेकिन ग्रेजुअली आप लोगों के ही थ्रू हमें ये बात समझ आई कि भाई जिसका मसला है, जब तक वो आके अपना मसला प्रेजेंट नहीं करेगा तो टीचर्स तो वेल एंड गुड, उनको थोड़ी जाना है यूनिवर्सिटी में, हमें जाना है। हम जब तक अपने ही फ्यूचर के लिए, अपनी सीट के लिए नहीं लड़ेंगे, बातें हर जगह सुनिए, लेकिन सक्सेसफुल वही होते हैं वो जो जगह जगह मुंह दे के अपनी हिम्मत नहीं तोड़ने देता। हमने पिछले साल, जो मतलब मेरा टाइम था, हम कहाँ कहाँ गए, हमने डाउ के बाहर प्रोटेस्ट किया, हमने प्रेस क्लब के बाहर किया, हम गवर्नर के मतलब गवर्नर हाउस तक गए, हम गवर्नर से मिले, हम सब कुछ किया हमने, वीसी से मिले, वीसी से दो दो वो भी झड़कियों में ले ली, लेकिन एक एक था ना कि नहीं भाई मेरी सीट है, मैं अपनी सीट लेके रहूंगी। और जैसे मैं बताती हूँ कि जब मैं वाइस चांसलर से वो मिली थी, उन्होंने बड़े मजे से मेरे हाथ से फाइल झड़क दी थी कि नहीं आप तो 11th जा रही हैं, आप बाहर जाके पढ़े। अब मैं पढ़ रही हूँ ना उन्हीं के कॉलेज में, तो मतलब एक बात है कि ये चीजें हमने खुद आगे आके अपने लिए स्टैंड लेना है, हमारे लिए कोई और इस तरह मैं बोलती कि नहीं मेरे लिए कोई और जाएगा, वो बोलेगा मेरे लिए कोई और, इस तरह तो फिर वही वाली चीज होगी जो कोई शुरू भी में नहीं। बोला, कोई भी नहीं आएगा। सब अपने लिए आओ, आपके बिहाफ पे कोई भी नहीं जाएगा, यू हैव टू स्पीक फॉर योरसेल्फ। और इसमें कोई बुराई नहीं है, ट्रस्ट मी, प्रोटेस्ट एक्सपीरियंस करना मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। इसमें कोई बुराई नहीं है कि रोडों पे आना है, अरे छोड़ो ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, ये अपने लिए निकलो। अच्छा, एज एन इंस्टीट्यूट हमने भी जब ये स्टेप लिया तो हमें भी जो है वो काफी इसके अंदर हर्डल्स थी, क्योंकि अब बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारा काम क्या है, हमारा काम सिर्फ स्टूडेंट्स को पढ़ाना था। जी ठीक है, जो हमने काम बहुत अच्छे तरीके से कर दिया। मतलब हमने अपने स्टूडेंट्स को हर तरीके से क्लास के अंदर उनको प्रॉपर लेक्चर्स प्रोवाइड किए, हमने उनको पूरा कोर्स पढ़ाया, कंटेंट किस तरह से है, टेस्ट किस तरह से आएंगे और क्या पैटर्न होगा, हर तरह से हमने उनको गाइड किया। इवन हमारा तो ये काम भी नहीं था कि हम स्टूडेंट्स को एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दे कि देखो बेटा आज ये इस यूनिवर्सिटी के फॉर्म की लास्ट डेट है, आप इसको ये फिल तो कर स्टूडेंट्स दीजिए। का ठीक है, ये स्टूडेंट्स का काम होता है, हमारा काम सिर्फ पढ़ाना था। ठीक है, हम उसके फॉर्म को जो है वो बता रहे हैं कि फिल किस तरह से करना है, सही, एक एक चीज की हेल्प कर रहे हैं। वीडियोस अपलोड कर वीडियोस रहे उसमें हैं, अपलोड कर रहे हैं, सर अकरम की पूरी जो है वो जरूर लंबे लंबे फॉर्म्स भरे हुए हर फॉर्म्स जो सारे। है वो भर भर के जो है वो पूरा जो है वो बच्चों को सिखा रहे हैं ताकि कहीं पर किसी का कोई इशू ना है। बिल्कुल डॉक्यूमेंटेशन बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, मतलब स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनको, पीआरसी, डोमिसाइल। हालांकि मतलब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मेरे फ्रेंड्स ऐसे भी थे जो दूसरे दूसरे इंस्टीट्यूट्स में थे और इस तरह की हेल्प और कहीं भी मैंने नहीं देखी। तो ये एक बहुत अच्छा अनीस हुसैन का मुझे हेल्प लगा कि डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, हर हवाले से मतलब एक सपोर्ट रहती है हमेशा। तो मतलब हमारी यही कोशिश रही कि हम हर स्कूल हम अपने स्टूडेंट्स को जो है ना वो लास्ट मोमेंट तक, मतलब ये जो प्रोटेस्ट करना या फिर किसी भी हवाले से जो है वो किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर गवर्नमेंट हो, हर तरह से हर लेवल के ऊपर जो जाना था वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए था कि लास्ट मोमेंट तक, मतलब हमारा काम सिर्फ आपको, हमने ये समझा कि सिर्फ पढ़ाना नहीं है, बिल्कुल हमने आपको लास्ट मोमेंट तक, मतलब आपको आपकी कामयाबी तक हमने जो है वो पहुंचाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह उस साल भी मतलब हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं, मतलब अगर टोटल 1200 सीट्स हैं तो मुझे अच्छी तरीके से याद है 450 प्लस स्टूडेंट्स थे, अराउंड 400, मतलब 1200 में से 400 बच्चा तो सिर्फ अनीस हुसैन का जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से लास्ट ईयर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट रही, मतलब टोटल 1200 सीट्स में से 502 506 जो है वो हमारे स्टूडेंट्स जो है वो डिफरेंट कॉलेजेस में गए। और डाउ के अंदर भी अगर हम देखें तो 37 सीट्स में से हाफ ऑफ दी योर बैच आई यस गेस यस वो ऐसे। अनीस हुसैन है। अरे अभी वो हाई अचीवर पार्टी हुई थी, उसमें तो मैं अपने आधे बैच से उधर ही इंट्रोड्यूस हुई कि मतलब हाफ ऑफ माय बैच वाज देयर। तो अच्छा तुम भी अनीस, ऐसे हो रहा तो था वो तो बाद में जाके पता चलता है। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट मुझसे सवाल करते हैं ना कि सर, या मतलब मल्टीपल जगहों पे स्टूडेंट्स मिलते हैं कि सर हमें कहाँ से प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो मैं जी उनको हमेशा एक बात बोलता हूँ, बेटा आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाइए और वहां पर जाकर आप जो उधर बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उनसे आप उनसे पूछो कि आपने प्रिपरेशन कहाँ से करी, आपको जवाब मिल जाएगा। और मोस्टली जो स्टूडेंट्स है, जैसे अभी आपने भी बताया कि जी आपका आधे से ज्यादा बैच जो है वो अनीस हुसैन का है, आपको यहाँ पर आके पता चल रहा है अच्छा तुम भी वही। तो ये वाली सारी चीजें होती है। अच्छा चलिए, अब एक चीज ये बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस रहा 2 दफा टेस्ट देने का। जी तो उस
को भी जरा जो है ना आप बताइए कि किस तरह का एक्सपीरियंस रहा जब आपने सेकंड टाइम टेस्ट दिया। तो आपने जो आपकी पिछले टेस्ट के अंदर जो चीजें जो आपने लैग हो रही हाँ थी सही। उनके हवाले से आप पूरे उस एक्सपीरियंस को शेयर करें। अच्छा तो एज अ फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट तो मैंने पीएमसी के सिलेबस को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया था और कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्टली कर दिया था कि मतलब जो हेडिंग्स और जो टॉपिक्स वगैरह वहां पे दिए हुए थे मैंने सिर्फ वो कवर किए थे। और पेपर आ गया आउट ऑफ सिलेबस और बहुत सारा कुछ आउट ऑफ सिलेबस था। तो उस टाइम पे रियलाइज हुआ कि नहीं बिस्मा ये तो तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हें इतना स्ट्रिक्टली नहीं चलना चाहिए था सिलेबस के हिसाब से। सेकेंड टाइम फिर जो मैंने तैयारी करी आई कवर्ड आउट ऑफ सिलेबस चीजें एज वेल, जो मुझे था कि मतलब हाँ ये भी पूछ सकते हैं। जैसे पिछले साल मतलब डाउ अगर टेस्ट बना रहे हैं तो मैं आपको अभी भी बता सकती हूँ, अगर इस साल डाउ टेस्ट बना रहे हैं तो आप बॉटनी पढ़ के जाइएगा प्लीज। डाउ को बॉटनी के सवाल बहुत पसंद है, आउट ऑफ सिलेबस देगा। अच्छा हाँ, इस साल भी दो दफा टेस्ट हुआ है। एग्जैक्टली। तो जेएसएमयू ने जब टेस्ट बनाया था तो जेएसएमयू वाला टेस्ट हुआ स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द पीएमसी सिलेबस, उसके अंदर हमने कुछ नहीं देखा कि आउट ऑफ सिलेबस हो गए। लेकिन डाउ के अंदर थोड़ा सा था कि बॉटनी थी, आउट ऑफ सिलेबस था अगेन। तो अल्लाह का शुक्र है इस दफा वो मैं पढ़ के गई थी तो आई वाज एबल टू अटेम्प्ट दैट। तो अब सिंसियर एडवाइस टू यू गाइस एज वेल, अगर जेएसएमयू टेस्टिंग बॉडी है तो देख लो सिलेबस, लेकिन फिर भी आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा बॉटनी वगैरह पढ़ के जाना। डाउ अगर टेस्ट बना रहे हैं तो प्लीज थोड़ा सा मेहनत करके एक्स्ट्रा पढ़ लो, तुम्हारे ही काम आएगा। अच्छा जी। अच्छा अब एक बात ये बताइएगा कि फिर आपने जब सेकंड अटेम्प्ट अपना दिया तो उसके लिए आपने फिर हमारा नॉर्थ कैंपस ज्वाइन किया। जी ठीक है। अच्छा अब इत्तेफाक ऐसा है कि आपने डिफरेंट कैंपसेस को भी जो है जी वो देखा। यहाँ पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स आते हैं वो बोलते हैं नहीं यार हमें जो है वो बहादराबाद कैंपस जाना है, हमें डिफेंस जाना है, हमें जी नीपा जाना है। और अक्सर स्टूडेंट्स ये नहीं देख रहे होते कि वो उनके घर से एरिया कितना से कौन दूर सा। है और जो जी करीब है। ऑब्वियसली हम तो यही बोलते हैं कि भाई हमारे तमाम के तमाम कैंपसेस जो है वो एक ही स्ट्रेटजी के ऊपर चल रहे हैं, एक ही तरह से हम उनको लेकर चल रहे हैं। मतलब जो हमारे टीचर्स उधर पढ़ा रहे हैं उनका कैलिबर सेम है, सेम पॉलिसीज, ईच एंड एवरीथिंग इज सेम। तो क्या सही। आपको सिस्टम के अंदर कुछ डिफरेंस लगा? नहीं, सिस्टम हर जगह का सेम है। इनफैक्ट मतलब किसी भी कैंपस आप चले जाए। एग्जैक्टली सारे टीचर्स आपको हर कैंपस पे मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि एक टीचर एक कैंपस, नो दे ऑल रोटेट, वो बेचारे एक कैंपस से दूसरे कैंपस से तीसरे कैंपस हर जगह क्लासेस लेते हैं। नॉर्थ मैंने इस दफा इसलिए चूज किया क्योंकि मेरे घर के बहुत करीब था। बहादुराबाद मेरे घर के थोड़ा सा दूर था, लेकिन वहां पे मेरे दोस्त सारे जा रहे थे तो अक्सर ऐसा ही मसला होता है कि मेरी दोस्त तो उधर जाएंगे चलो मैं उधर चले जाऊं। तो आप ये जी देखो देखो टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत मतलब ज्यादा आपको अपना टाइम सेव करना है। बहुत अगर आप अपनी एनर्जी ट्रेवलिंग में ही लगा दोगे तो सेल्फ बिल्कुल स्टडी जो है वो आप क्या करेंगे। अच्छा बिल्कुल मुझे याद है कि आप लोग जो है वो जो सुबह से यहाँ पर आते थे जी और हमारा जो एक एरिया है बाहर का, आपको कोई जगह नहीं मिलती थी। तो आप लोग सारे के सारे वो जो है वो बाहर, मैं क्या कहूँगा, मैं ये कहूंगा कि पड़े ही रहते थे तो मतलब यहाँ ऐसा था कि हमारी दोस्त मोहम्मद से भी दोस्ती हो गई भाई, पूरी एडमिन से। इनफैक्ट जो शाम में आप लोगों की जो इंटर वाली शिफ्ट होती थी उनके भी बच्चों से दोस्ती हो गई क्योंकि हम थे होते ही यहीं पे थे। अच्छा हाँ, नॉर्थ कैंपस का मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि स्टडी एरिया बना हुआ है। स्टडी एरिया की आदत ही समझे यहीं से लगी है, नहीं बहादुराबाद कैंपस में भी था, लेकिन यहाँ पे आके हमने उसको यूटिलाइज यूटिलाइज किया किया। कि मतलब जैसे अब क्लासेस के बीच हाँ तो में दोस्तें गैप थी ना है। आपकी हाँ जी यार। और थोड़ा सा हाँ हाँ। यहाँ पे ऐसा माइंड देखो वही ना कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। हम्म। टाइम बचाना था इस साल दोस्तियों में इतना इन्वेस्ट नहीं करना था इस साल ऑनेस्टली, बिकॉज इट वाज अ डू और डाई सिचुएशन, तो पढ़ाई के ऊपर बहुत फोकस करना था। तो जो क्लासेस के बीच में भी अब जैसे हमारी 9 से 3 क्लासेस हुई एंड देन गैप है एंड देन 6 बजे वापस से क्लास है, तो यहीं पे बैठ के पढ़ लिया गप्पे नहीं मारे, पढ़ लिया। तो जब वो मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है वानिया, मैं और वानिया बैठ के पढ़ना शुरू हुए, फिर हमें देख के और हमारे क्लास के बच्चों ने पढ़ना शुरू किया, फिर दूसरे बैचेस के बच्चों ने पढ़ना शुरू किया। वही आपको फिर याद होगा हम पीछे बैठ के पढ़े बिल्कुल थे क्योंकि बिल्कुल मैं आपकी आता जगह था। खाली हो गई थी और अगर खत्म हो आपको गई याद हो कि मैं भी अक्सर शाम में आता था क्योंकि कोचिंग वाले थी। स्टूडेंट्स होते थे इंटरमीडिएट वाले ना, तो आप बोलते सर हम कहाँ बैठे क्या आप लोग वहां पे जो है वो नमाज बैठे एरिया में बैठ नमाज के एरिया के पढ़े। अंदर सब बैठे हैं। 2-4 दफा बल्कि मैं पूछ कर भी गया कोई घर बार नहीं है तो यही रहता। ऐसे ही है ऐसे ही। अच्छा वो इसलिए भी होता था क्योंकि ना टीचर यहीं में मौजूद थे, तो हमें देखा जल्दी जल्दी एमसीक्यूज करें और यही हाथ के हाथ सॉल्व करा लें।
तो मतलब ताकि फिर घर जाके से होता था कि हाँ थोड़ा सा फैमिली टाइम और सो गए, सेल्फ स्टडी भी चलो यही चलो हो अब इसके अंदर ना एक चीज जरा और इसमें आप ऐड करो, मतलब आप ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपका क्या प्लान था पढ़ने का, आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी, अच्छा। ठीक है, और आपने किस तरह से इस अपने जो है वो पूरे अपनी शेड्यूलिंग करी, आपकी स्ट्रैटेजीज और प्लान्स रिगार्डिंग एमडी कैट, सही उसको आप थोड़ा एक्सप्लेन करें हमारे करंट स्टूडेंट्स के लिए, एडवाइस करो कि उनको क्या करना चाहिए। सही। पहली बात, zombies नहीं बनना है इन द प्रोसेस, रोबोट्स नहीं बनना है। ऐसा नहीं है कि लगातार 18 घंटे पढ़ना है घर में, नहीं। अगर आप क्वालिटी वाइज अच्छा पढ़ते हो तो आई थिंक एज अ स्टूडेंट आपके लिए 3-4 घंटे बहुत है लगातार। आपने पढ़ लिया, थोड़ा सा ब्रेक्स लेना बहुत जरूरी है, बिकॉज अच्छा मैं खुद भी ऐसी करती थी कि एक टारगेट सेट कर लिया पढ़ने से बैठने, जैसे अब आज अच्छा मैं डे वाइज चलती थी कि आज बायोलॉजी का दिन है, आज फिजिक्स का, एक टारगेट सेट कर लिया कि इतने घंटे हैं ये चैप्टर करके उठना है, वो चैप्टर कर लिया, थोड़ा सा कुछ शो देख लिया, नेटफ्लिक्स देख लिया, थोड़ा सा माइंड को फ्रेश करने के लिए एक एपिसोड देख लिया, फिर वापस बैक टू स्टडीज। तो थोड़ा सा बीच में ब्रेक्स वगैरह भी बहुत इंपॉर्टेंट है आई फील। और एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस एंड आई फील लाइक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी प्रैक्टिस, कि चैप्टर कर लिया ना आपने, अब आप हाथ के हाथ उसके टॉपिकल क्वेश्चंस कर लो, अनीस की बुक से कर लो, प्री मेड से कर लो, कहीं से भी क्वेश्चन बैंक हर जगह है, बहुत सारे हैं, उठाओ करो, हर चैप्टर के बाद क्वेश्चंस करो, तो वो हाथ के आगे होते जाएंगे, क्वेरीज निकल के आएंगी, आप सॉल्व करवाओ, आप आगे बढ़ो नेक्स्ट चैप्टर। तो जब टॉपिकल हो जाते हैं ना तो आई फील कि फिर ईयरलीज भी बहुत आसानी से हो जाते अब हैं। देखिए हमने यहाँ पर जो अपना मटेरियल डेवलप किया, जो बुक डेवलप करी, अगर आपने उसमें देखा हो तो उसमें हमारे पास टॉपिकल एमसीक्यूज मौजूद हैं। जो भी हम चैप्टर, जी जैसे आपने एक चैप्टर किया तो आपने उसके अंदर देखा जो उसके अंदर जो सब टॉपिक्स होते हैं, जी ठीक है, उनके टॉपिक्स वाइज एमसीक्यूज मौजूद है। जी। लाइक जैसे हम केमिस्ट्री में फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं तो उसके अंदर आप देखेंगे मोल मोल का के अलग पूरा एक क्वेश्चंस अलग हैं, टॉपिक, एग्जैक्ट। एवोगेड्रोस नंबर का पूरा अलग टॉपिक, उसके एमसीक्यूज आ गए। देन इसी तरीके से जो आपके स्टोइचोमेट्री है उससे रिलेटेड आपके अलग एमसीक्यूज आ गए। बिल्कुल देन स्टेट्स ऑफ मैटर में आप चले जाएं तो वहां पर आपको काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से रिलेटेड एमसीक्यूज मिलेंगे, फिर उसके बाद बॉयल्स लॉ, फिर आइडियल गैस इक्वेशन, इस तरीके से टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मौजूद हैं, इसको बिल्कुल। सॉल्व करें। तो हम तो मतलब अक्सर बच्चे ना मुझसे भी ये सवाल करते थे कि सर हम सर कोई मटेरियल बता दें, सर कोई बुक रेकमेंड कर दें। अरे भाई पहले एक बुक तो सॉल्व कर लो सर, वो हम रेड स्पॉट कर ले सर, हम वो वाली बुक कर ले, वो सारा वो इसी सारी, के वो अंदर है, सब की सब ये ये जो तो यहाँ पर ये जो मटेरियल डेवलप किया है ना, ये एक हर जगह बड़ा से जो कंसाइज एक प्रिसाइज मटेरियल, हमारी बकायदा एक पूरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है जो दिन रात किसी मेहनत में लगी हुई है हमारे मटेरियल को डेवलप करने में। और जैसे जैसे बुक्स हमारी अपडेट होती जाती है हम वैसे वैसे उस मटेरियल को अपडेट करते रहते हैं। बिल्कुल। मतलब ऐसा नहीं है कि एक दफा मटेरियल बना के उसको भूल गया, उसको छोड़ दिया। तो उसके हवाले से भी आप बताइए कि आपने वो जो मटेरियल देखा और उससे रिलेटेड आपका जो एग्जाम था उसमें आपको क्या हेल्प मिली उसी तरह। अच्छा अक्सर स्टूडेंट्स के जहन में ये होता है कि यार नहीं ये वर्ड टू वर्ड सेम एमसीक्यू है, समटाइम्स आते हैं जैसे आपने अभी कहा ना कुछ पॉपुलर जी एमसीक्यूज होते हैं जी वो वर्ड टू वर्ड भी सेम आते हैं। मतलब एक यहाँ पर तो अभी ऐसा भी हुआ था कि हमारा जो हमने जिस तरह का पूरा अपना बैंक बनाया हुआ था सेम जी एमसीक्यू जो है वो आसाम यूनिवर्सिटी के टेस्ट में थे। जी। तो वर्डिंग्स जो है वो माइट बी डिफरेंट बट कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो सेम है। सेम तो आपने एग्जैक्ट। जैसे उन्होंने बताया कि जो टाइम के हवाले से मैं इसके अंदर एक एडिशन करूंगा, क्वांटिटी टाइम डजंट मैटर, क्वालिटी टाइम मैटर्स अ लॉट। एग्जैक्ट। मतलब आप जो है वो अगर 2 घंटे पढ़ रहे हैं और आपने उसके अंदर अपना एक टारगेट सेट किया हुआ है कि आपने इस चीज को करना है, देखो हर चीज की ना आदत डेवलप करनी पड़ती है। मतलब आपको पहली दफा लगेगा यार मैं 3 घंटे पता नहीं बैठ के पढ़ पाऊं या ना पढ़ पाऊं, सही। मुझसे ये हो पाएगा ना हो पाएगा। अगर आप कुछ सोचेंगे ना तो आप वो बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब वही वाली बात है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल ना, बिल्कुल ऐसे ठीक ही। है। तो आप हर चीज कर सकते हैं अगर आपने अपना एक एम, एक अपना टारगेट अपना सेट किया हो। और अपने साथ सिंसियर हो। मैंने कुछ बच्चे ऐसे भी देखे थे जो लगे हुए हैं याद करने में, वो करने में, लेकिन वो उन्हें अब्सॉर्ब क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज वो लगन नहीं है। मतलब जैसे इतने ध्यान दे के पढ़ना और सिर्फ एक पढ़ना। अपने साथ सिंसियर हो, तुम्हें ही सीख मिलनी है तो अपनी मेहनत अपने लिए करो सिंसियरिटी के साथ। द मोर सिंसियर यू आर विद योरसेल्फ द मोर अहेड यू विल गो। अच्छा मैंने एक चीज इसमें ये नहीं सोची कि मैंने एक दफा टेस्ट किया और मेरा एडमिशन नहीं हुआ जी तो मैं वापस अनीस हुसैन क्यों जाऊं? वाई अगेन अनीस हुसैन? सही। बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि अक्सर होते हैं ना हम काम जी समटाइम्स चेंज ऐसा कर हम देते लोग हैं। ये सोचते हैं
कि यार हमने इस इदारे को हमने जो है वो एक दफा आजमा के देख लिया, बिल्कुल हमारा तो नहीं हुआ। क्योंकि देखो स्टूडेंट्स की एक आदत है, बड़ी कॉमन आदत है, वो मैं आप लोगों को सबको शेयर कर देता हूँ कि वो अपनी नाकामी का हार किसी और के गले में जाके बनाते बिल्कुल हैं। ऐसे ही वो बोलते हैं यार हमने तो बहुत अच्छा किया था, सिस्टम खराब, हमारा जो है वो टीचर खराब, इंस्टीट्यूट खराब। वाई अनीस हुसैन अगेन, ऐसा क्यों? क्योंकि अनीस हुसैन ने जितना सपोर्ट किया था, मेरा नहीं ख्याल कोई और इंस्टीट्यूट करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया सर कि आई हैड फ्रेंड्स जो अलग अलग जगहों पे थे, लेकिन इतना सपोर्ट, चाहे वो टीचर्स का सपोर्ट हो, मटेरियल के हवाले से हो, या चाहे वो सोशली भी हो, इतना सपोर्ट मैंने किसी और उससे नहीं देखा था। एंड जितनी हेल्प टीचर्स ने करी थी, आई वाज श्योर कि मुझे ये हेल्प किसी और इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेगी। तो इसलिए अनीस हुसैन अगेन। अनीस हुसैन अगेन, मतलब अभी भी हमारे पास काफी सारे बंदे, इनफैक्ट हमने यहाँ पर इम्प्रूवर्स का एक अलग अपना बैच बनाया है। सही। और मुझे इसी बात की ये खुशी थी कि शायद हम भी कोशिश यही कर रहे हैं कि राइट डायरेक्शन के अंदर मेहनत कर रहे हैं। जी और कोशिश यही होती है कि भाई जो स्टूडेंट, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, मैंने देखा है कि जहाँ पर जो एक दफा एक कोई अगर स्टूडेंट फेल अगर हो जाता है ना, तो वो दोबारा उसकी तरफ नहीं जाता। सही। वो बोलता है कि यार मेरे पास अदर ऑप्शंस और क्या बिल्कुल क्या क्या हो सकते हैं। लेकिन हमारे स्टूडेंट्स का वही एक बात है कि एक बॉन्ड डेवलप हो जाना, और उनको पता है कि उन्होंने भी मेहनत करी थी, कहीं ना कहीं थोड़ी कमी रह गई होगी, बिल्कुल ऐसे ही है। देखो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हर वक्त रहती है। बिल्कुल अब आपने जैसे लास्ट टाइम आपका स्कोर 156 था, जी। आपने इस दफा स्कोर कितना किया? 170 172 माशाल्लाह। ठीक है, तो अब आपने उसमें कितना इंक्रीज कर लिया। जी वही सारी चीजें उन्हीं उसी इदारे से और उन्हीं टीचर से पढ़कर आपने जो है वो किया। अच्छा, अब साथ साथ कुछ और सवालात भी आते जा रहे हैं अच्छा कि जो हम अपनी एमडी कैट की प्रिपरेशन करते हैं, ये अभी बल्कि मैंने इसका जवाब दिया भी था, दोबारा आप भी इसका दे सकती हैं जी। कि क्या सिर्फ अनीस हुसैन की जो किताबें हैं, जो बुक्स हैं, क्या वो इनफ है? बिल्कुल ऐसे ही मोर देन इनफ है, क्योंकि उसके अंदर हर बोर्ड शामिल है, उसके अंदर आपका सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस भी इनफैक्ट है शामिल। अगर आप अनीस हुसैन की बुक से पढ़ रहे हैं तो आई वुड से इट्स मोर देन इनफ। इफ यू वांट टू बी श्योर तो आप बस फिर डायरेक्ट टेक्स्ट बुक देख लो अनीस हुसैन की बुक एग्जैक्ट पढ़ने के बाद, रिवीजन के लिए सिर्फ टेक्स्ट बुक देख लो। इनफैक्ट जब आप वो भी देखोगे ना, आप बोलोगे ये तो मैंने अभी पढ़ा था, बिकॉज एग्जैक्टली लाइंस वहीं पे है। बिल्कुल, मतलब देखिए ना, ये जो हमने यहाँ पे बुक डिजाइन करी, इसके अंदर मैंने आपको जैसे बताया ना कि हर हर चीज मौजूद है। ठीक है, और उसमें फिर जब आपने उस टॉपिक को वहां से पढ़ लिया, अब ऑब्वियसली पहले अगर हम हमारे पास मल्टीपल बैचेस होते हैं, ऑन कैंपस, ऑनलाइन, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि ऑन कैंपस बैचेस में पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो आपने टीचर का लेक्चर देख लिया, आपने बुक से उसकी थ्योरी को रीड कर लिया, देन फौरन से पहले आपने उसके एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। उसी वक्त आपको पता चलेगा कि आपको, आपने जो भी पढ़ा है वो आपको समझ में आया है या नहीं आया। ठीक है, तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ लेक्चर 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 या टेक्स्ट बुक रीड करके भी जो है वो फायदा इतना नहीं होगा आपका, उसको जब तक आप एमसीक्यूज को सॉल्व नहीं करेंगे। एमसीक्यूज को सॉल्व करना जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ की बुक्स मोर देन इनफ है। मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ पहले ये पूरी बुक ना सॉल्व करके लेकर आए मेरे पास, देन फिर उसके बाद हम इसके अलावा कोई बात करें। फिर उसके बाद हम अपना एडिशनल मटेरियल देते हैं, जिसके अंदर हमारे पास वो सीरीज ऑफ टेस्ट आ गए, देन फिर ग्रैंड टेस्ट आ गए, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हो गए, ये तमाम की तमाम चीजें जो है वो आती है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर ये आ रहा है कि जो बुक्स चेंज हुई है, जो जी इम्प्रूवर्स हैं, जी। तो उनके लिए क्या होगा? तो उन्हें नई बुक्स पढ़नी है। उनको नई बुक्स उनको पढ़नी नई पड़ेगी, बुक्स बहुत ही। पढ़नी है, क्योंकि उनका टेस्ट जो है वो न्यू बुक से बनेगा। क्योंकि देखें अब कैरिकुलम तो चेंज हो गया पूरा ना, और अब आप, लाजमी सी बात है कि आपने जब टेस्ट देना है तो आपने उसी कंटेंट के मुताबिक देना है, जो भी आपके बुक्स के अंदर एडिशन हुई है उसी के अकॉर्डिंगली आपने जो है वो उसको करना होगा। अच्छा, अब सब्जेक्ट वाइज अगर टेस्ट की या सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन जो है वो अगर कोई करना चाहता है, तो जी। उसकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरह से सब्जेक्ट वाइज लेकर चले? अब जैसे है कि जैसे बीच में जैसे गैप आया था, जेएसएमयू का टेस्ट हो गया, अब दोबारा से डाउ का टेस्ट है, तो वो समझे 1 महीने का गैप था। तो उसके अंदर मैंने अपना ऐसा डिवाइड किया था, 30 डेज थे, 10 डेज के हिसाब से हर सब्जेक्ट को अलॉट कर दिया। 10 डेज आर मोर देन इनफ फॉर अ सब्जेक्ट, अगर आप बहुत ऑनेस्टली तैयारी कर रहे हो, दिल लगा के सॉरी, मैं यहाँ पर एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ, आप उसको भी साथ ही आंसर करिएगा। अक्सर स्टूडेंट्स ना ये सोच रहे होते हैं जिनका वेटेज बहुत कम है ना, हाँ तो that's वो very उसको good, इतना okay. इतना हाइप क्रिएट कर रहे होते हैं। जरा उसको भी बताना कि लॉजिकल रीजनिंग और बहुत। इंग्लिश, कि उसको कितना टाइम देना है, और अगर
वो उसको हम आखिर में उठाएं या क्या टाइम करें, इस तरीके से इसको भी जरा गाइड करें। एक थोड़ी सी अपनी गलती भी साथ साथ बता दी जाऊंगी। पिछले साल मेरी यही स्ट्रैटेजी थी, मैंने लॉजिकल रीजनिंग नहीं पढ़ा था, इंग्लिश की तैयारी नहीं करी थी, बिकॉज एक था ना दिमाग में, ओ आई एम फ्रॉम ए लेवल्स, मुझे क्या जरूरत है इंग्लिश पढ़ने की, मुझे तो मतलब आता है। मैं आपको सच सच बता रही हूँ, मतलब पिछले साल मेरे लाइन से 10 सवाल गलत थे इंग्लिश में, 10। और वो एज एन ए लेवल स्टूडेंट मेरे मुंह पे थप्पड़ था कि ये क्या हो गया। इस दफा बहुत अच्छे से यहाँ पे सर खालिद थे, जी सर खालिद से इंग्लिश पढ़ी, और वो जो ग्रामेटिकल क्लॉजेस वगैरह, बिकॉज इंग्लिश बोलना इज समथिंग एल्स और इंग्लिश लिखना इज समथिंग एल्स। तो वो एक ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ए लेवल स्टूडेंट्स के लिए एंड बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत जरूरी है पढ़ना। क्योंकि अच्छा उस टाइम पे मैं ब्लेम कर रही थी आंसर की को कि नहीं आंसर की गलत है, इस साल जब पढ़ लिया तो बोला नहीं बिस्मा तुम गलत थी, आंसर की गलत नहीं थी। तो इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग इज एज इम्पोर्टेंट एज बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स, बिकॉज कभी कभार ऐसा हो रहा होता है कि आपको यही दो सब्जेक्ट्स सेव कर रहे होते हैं उनके बजाय। तो हर चीज को बैलेंस लेके चलें। एंड अगर आप अपने सब्जेक्ट्स 10 10 डेज के हिसाब से डिवाइड कर रहे हैं, तो जैसे आपने 10 डेज फिजिक्स कर लिया, साथ में रोज डेली बेसिस पे 5 MCQs भी बहुत है, मोर देन इनफ है फॉर लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि साथ लेके चलो हर चीज को, निग्लेक्ट नहीं करना, वरना फिर यही तरह दोबारा से देना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि अक्सर ना जो ओवरसीज स्टूडेंट्स होते हैं, ऑब्वियसली उनका जो बैकग्राउंड होता है वो ए लेवल्स या कैम्ब्रिज सिस्टम से ही होता है, जी, या हाई फिर स्कूल। मोस्टली हाई स्कूल से जो आ रहे होते हैं। और क्योंकि माइट भी पॉसिबल कि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी अभी यहाँ पर सुन रहे होंगे और देख रहे होंगे। इसके अलावा कुछ जो डिफरेंट मुल्कों के अंदर बच्चे होते हैं जिनका जैसे फेडरल बोर्ड से रिलेटेड जी, हमारा कोर्स है या कैम्ब्रिज सिस्टम ही चल रहा है, तो उनके हवाले से भी जरा गाइडेंस प्रोवाइड करें कि ये जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं या फिर हमारे जो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं या फिर अदर बोर्ड्स हैं लाइक जी। आगा खान बोर्ड हो गया, फेडरल बोर्ड हो गया, तो उनको क्या आपने जो अभी देखा, क्या उनको एडमिशन मिलता है मेरिट पे, नहीं मिलता, और मिलता है तो क्यों मिलता है, क्या वजूहत होती है, वो बताएं। अच्छा, ओवरसीज की तो सीट्स होती हैं, और इनफैक्ट हमारा जैसे यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे ओवरसीज स्टूडेंट्स हैं, यमन से हैं और अफ्रीका वगैरह, सऊदी अरब, हर जगह से स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि नहीं होता। इनफैक्ट आप लोगों को भी ओवरसीज के बच्चे भी हमारे पास में जो थे, उन्होंने तैयारी भी मतलब सिंध बोर्ड, क्योंकि वो सिंध एमकैट दे थे, सिंध बोर्ड की बुक्स पढ़ी उन लोगों ने। और ये मेरी एडवाइस है सब ओवरसीज स्टूडेंट्स के लिए कि आप उन्नीस की बुक से पढ़ें, आप सिंध बोर्ड की बुक से पढ़ें। अगर आपने सिंध में एमकैट देना है तो आप सिंध के करिकुलम को फॉलो करें। अच्छा, अब एक चीज और बताइए, अब जैसे देखें आपकी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई है, जी, तो आपने यहाँ पर अनीस हुसैन में पढ़ा, अब आप यूनिवर्सिटी में अपनी क्लासेस ले रही है, मतलब क्या डिफरेंस है, और क्या ऐसी चीजें हैं जो यहाँ की आप मिस कर रही हो वहां मेरी पे। यूनिवर्सिटी वाले ना देखें बस ये पॉडकास्ट, वरना मेरा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। लेकिन एक बात जो मैं सर अकरम से भी बहुत दफा करी है मैंने, ये बात कि मुझे कभी कभी लगता है कि यहाँ पे मेरी आदतें बिगड़ गई हैं। बिकॉज यूनिवर्सिटी में टीचर्स आते हैं, स्लाइड पढ़ते हैं, चले जाते हैं, और वो स्लाइड पढ़ने वाली चीज हमें आज तक नहीं समझ आई। हम यही कह रहे थे कि यार हम इतने पैसे स्लाइड्स पढ़ी तो हम खुद भी पढ़ सकते हैं। मतलब एक जैसे यहाँ पे टीचर्स आगे नहीं बढ़ते थे जब तक स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं हो जाता था, जब तक स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट को बार बार पूछना, क्रॉस क्वेश्चनिंग करना, प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्लास में देना, जस्ट टू कंफर्म कि हाँ देखो मैंने जो पढ़ाया है वो बच्चों ने अब्सॉर्ब कर लिया है। आगे जाके आपने सारी मेहनत खुद करनी है, लेकिन उधर पहुंचने के लिए भी ये सब जरूरी मतलब ये है। एक बड़ा डिफरेंस है ना, मतलब यहाँ पर हम एक तरह से बहुत स्पून फीड कर रहे हैं, मतलब हम हर तरह से जो है ना, बिल्कुल ऐसे हम वो बच्चे को वाकई एक छोटा बच्चा ट्रीट कर रहे हैं कि नहीं यार, जब तक ये चीज इसको नहीं आएगी वो आगे नहीं बढ़ेगा। और इनफैक्ट ऐसा होता है कि एक चीज को कई कई दफा रिपीट किया जाता है। स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, सर वो ये चैप्टर तो आपने पढ़ा तो दिया था जी। बट हमें दोबारा समझना है, हम दोबारा पढ़ाते हैं। अच्छा, हम उसको बोलते हैं एक काम करो ना, आप ये रिकॉर्डेड लेक्चर देख लो। सर वो तो हम देख लेंगे बट आप एक दफा अगर सामने बैठ के पढ़ा देंगे तो क्या अच्छी बात है। अच्छा सर, ये एमसीक्यू सॉल्व नहीं हो रहा, हम बोलते हैं यार देखो बेटा क्या फॉलो करो, पहले आपने एमसीक्यूज का हमने सॉल्यूशन दे दिया, नहीं सर अगर आप बता देंगे तो फिर अच्छा लगेगा। तो ये वाली भी एक चीज होती है, तो हम इसी तरह से करते हैं, तो ये एक डिफरेंस आपको लगा। और मतलब एक अच्छा, समटाइम्स क्या आपको ऐसा फील होता है कि यहाँ पे जब आप इस एनवायरनमेंट पे इस लेवल के ऊपर आप पढ़ रही थी और आप यूनिवर्सिटी में आप पढ़ी, तो क्या जो एक स्टूडेंट टीचर का जो एक कम्युनिकेशन गैप, हाँ वो बहुत है। मतलब मैं बिल्कुल सच बता रही हूँ, मुझे अपने टीचर्स के नाम भी नहीं पता,
मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे ये वाला लेक्चर किस टीचर ने बताया था, बिकॉज वो टीचर्स रोटेट होते रहते हैं एंड देयर इज नो सच थिंग एज कम्युनिकेटिंग विद द टीचर ऑन व्हाट्सएप। वो सिर्फ सीआरस को नंबर मिलता है कोई इंपॉर्टेंट चीज कन्वे करने के लिए। कम टीचर्स हैं ऐसे जो करते हैं कम्युनिकेट फ्रॉम व्हाट्सएप ऑन व्हाट्सएप ग्रुप्स, लेकिन इतना विजिलेंट नहीं है जितना यहाँ पे मैंने देखा था। वो कम्युनिकेशन गैप तो डेफिनेटली है, डेफिनेटली। और वो सिर्फ इधर नहीं है सर, वो आपको हर यूनिवर्सिटी में मिलेगा। यूनिवर्सिटी लेवल पे आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपका प्रोफेसर आपको सर पे खड़े होकर बैठ के समझाए। वहां पे आपने खुद पढ़ना है। एग्जैक्टली मतलब मैंने तो ये चीज एक्सपीरियंस भी की और ऑब्जर्व भी की यूनिवर्सिटी में। आप खुद भी एनईटी। या तो हाँ, मेरा क्योंकि एनईडी का बैकग्राउंड रहा तो जी हमने तो भाई ये सीखा, या तो आपको किताब पढ़ाएगी या आपका दोस्त पढ़ाएगा। बिल्कुल हम भी ये ऐसा करते थे ही भाई, आप भी ऐसे ऐसे ही ही होता है है। कि ग्रुप के अंदर एक ग्रुप बनेगा, उसके अंदर आप एक अच्छे दोस्त को पकड़ ले, जी ठीक है, जो आपको पूरा सेमेस्टर आपकी हेल्प करता रहेगा। आपके लेक्चर्स डेवलप होते रहेंगे, आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो वो आपको समझाएगा। तो भाई दोस्त बड़े इंपॉर्टेंट है और अच्छे दोस्त मिलना बड़े इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक है, तो मैंने ये चीज देखी कि अक्सर मतलब मेजोरिटी यूनिवर्सिटीज के अंदर, अगर यूनिवर्सिटीज वाले देख रहे होंगे ना तो बोलेंगे कि क्या। तो यूनिवर्सिटी के अंदर तो ये होता है। अच्छा नहीं, ऐसा नहीं कि सारे ऐसे होते हैं, कुछ होते हैं जो आपके लेवल के ऊपर आते हैं प्रोफेसर, मतलब कुछ टीचर्स ऐसे होते होते हैं हैं कुछ कुछ। कुछ यहाँ पे सब है। तो वो आपको आपके लेवल के ऊपर आके पढ़ाने की कोशिश करते हैं जी जितना उनसे हो पाता है। अच्छा एक चीज, एक सवाल और है, क्या ये आपके लिए डिफिकल्ट था एज एन इम्प्रूवर दोबारा से रिपीट करना? क्या ऐसी कोई डिफिकल्टीज आपने फेस करी? हम्म बहुत ज्यादा। आई थिंक पढ़ाई के प्रेशर से ज्यादा ना एक सोशल प्रेशर था कि एग्जैक्टली इस दफा भी नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगी। क्योंकि वो तो फर्स्ट टाइम था ना, चलो गुजर गया। अब ये सेकंड अटेम्प्ट है, लोग बोलेंगे लोग पिछ। अच्छा हाँ, एक सबसे ज्यादा जो मेरे दिमाग में बात चलती थी वो ये थी कि पिछली दफा से भी ज्यादा कम मार्क्स आ गए तो मैं क्या करूंगी, इतना इम्प्रूव नहीं कर पाई तो क्या करूंगी, या अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ तो क्या करूंगी। तो आई फील पढ़ाई की तो पता चल गया था कि किधर किधर इम्प्रूव करना है, उसको मैनेज भी कर पा रही थी। लेकिन ये जो सोशल प्रेशर था ना, इसको मैं इतने अच्छे से मैनेज नहीं कर पाती थी, बिकॉज एक टेंशन रहती थी कि नहीं, और शायद इसी टेंशन ने मुझे आगे बढ़ाया है। तो मतलब आगे कहते हैं कि ये टेंशन अच्छी थी। अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। एक बस डर होता है ना सर पे, एक टेंशन होती है तो हाँ। इंसान डर के मारे, वरना इंसान ढीला पड़ जाता है। क्वाइट फ्रैंकली हम ढीले पड़ जाते हैं अगर हमारे सर पे कोई टेंशन नहीं हो तो। हाँ, इसके लिए तो मैं बोलता हूँ कि यार हमारी वही वाली बात है, एक बड़ी खैर लंबी कहानी है, अभी सुनाने का टाइम नहीं है, उसको बस शॉर्टली मैं बता देता हूँ। वी हैव टू प्रोड्यूस शार्क्स इन आवर लाइफ। मतलब आई गेस ये एक टेंशन भी ना इसी तरह की एक शार्क है कि भाई जो आपके पीछे लगेगी, दूसरी मछलियों के पीछे लगेगी, भागते रहो भागते रहो। और वो कहते हैं ना, हरकत में बरकत है। बिल्कुल मतलब अगर आप किसी भी चीज को हासिल करने के लिए मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, तो ऑब्वियसली वो चीज आपको जरूर मिलेगी। अच्छा एक क्वेश्चन और बच्चों के जहन में आता है जो इम्प्रूवर होते हैं, रिपीटर्स होते हैं, कि जब वो नेक्स्ट टाइम टेस्ट देते हैं तो क्या उनका कुछ एग्रीगेट में से परसेंटेज कम होती है? ये तो वैरी करता है उस टाइम की पॉलिसीज के हिसाब से। अगर आई डोंट थिंक अभी ऐसी कोई पॉलिसी अभी आई है जी, तो अगर अनाउंसमेंट कोई नहीं आई है तो कुछ भी नहीं कटेगा। असल में देखिए होता ये, मैं स्टूडेंट्स के लिए बताता चलूं कि कुछ पता नहीं होता, लास्ट मोमेंट के ऊपर ही एग्जैक्टली पॉलिसीज चेंज हो जाती है। मतलब पहले होता है कि 10% आपका मैट्रिक काउंट होगा और 40% इंटरमीडिएट, 50% टेस्ट, या फिर ए लेवल स्टूडेंट्स के लिए 10% जो है वो आपके ओ लेवल की इक्वलेंस, 40% ए लेवल की और 50% आपका टेस्ट। या फिर समटाइम्स ऐसा आ गया कि 50% आपका जो है वो सिर्फ ए लेवल इक्वलेंस या इंटरमीडिएट काउंट होगा। तो ये इन चीजों के अंदर हर साल वेरिएशन चेंज होता कुछ ना कुछ चेंजिंग आती रहती है, तो वो हम स्टूडेंट्स को जो है, है वो बता। साथ साथ गाइड करते रहते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके अलावा एक सवाल स्टूडेंट का ये आया कि क्या अगर मेरा 85% हमारी आ गई या एग्रीगेट 85% आ गया तो ये इनफ है? ए लेवल्स के अंदर 85 इक्विवेलेंस बन गई या फिर इंटरमीडिएट के अंदर 85 आ गई, तो वो इनफ है या फिर एमडी कैट में हमें मेहनत करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा? एक बात और इसके साथ ही, अच्छा सवाल है बहुत ज्यादा। हर साल हमने जो चीज नोटिस करी वही देखा है कि मेडिकल यूनिवर्सिटीज का एग्रीगेट जो है ना हर साल ऊपर जाता है। जैसे पिछले साल क्लोजिंग थी 80%, इस साल क्लोजिंग से शायद 83 या 84 है ना। तो आप देख सकते हैं एक इंक्रीज आ गया। इस साल भी ये एक्सपेक्टेड है, थोड़ा सा इंक्रीज तो हर साल आता ही है। तो अगर आपका 85 आ गया है इंटरमीडिएट या ए लेवल्स में, तो अभी यहाँ पे अपनी मेहनत को स्टॉप नहीं करना है। एमकैट में 170 अबव एम करो हर हाल में, बिकॉज
170 अबव एम करने का मतलब है थोड़ा सा अराउंड 165 इश, जितना हाई एम करोगे उतना हाई स्कोर होगा। तो एमकैट हर हाल में हर किसी को, चाहे उसकी इक्विवेलेंस 90 क्यों ना हो, अपना एमकैट 180 अबव लाने की कोशिश करो ताकि वो 170 पे आए। क्वाइट फ्रैंकली मेरा भी इस दफा एम यही था कि 180 अबव लेके आऊं, आ गया वो 172 के करीब। तो एम है अच्छा, वही 180। वाली बात है कि अगर बात है ना कि एम फॉर द मून यू मे हिट द स्टार्स, और लाइक एग्जैक्टली इस तरह वाली एग्जैक्टली जो कुछ चीज होती है एग्जैक्टली। ना, कि आप इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे हैं कि केमिस्ट्री में इक्वेशन को किस तरह से याद करें, या कुछ इक्वेशंस टाइप के एमसीक्यूज आते हैं या नहीं आते हैं। तो आते हैं, आते हैं आपके थर्मोडायनेमिक्स में जैसे वो लॉज हैं सारे। केमिस्ट्री की इक्वेशंस के हवाले से बात करें, जैसे जी। खास तौर पे ऑर्गेनिक के हवाले से अगर हम बात करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अच्छा। जैसे वो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट जी आपने जी जी पढ़ा जी होगा। जी। हाँ, तो वो आपने इक्वेशंस तो याद करनी है। अब वो इक्वेशंस कैसे याद होंगी, हर किसी की अलग स्ट्रैटेजी होती है। मेरा ये था कि मैं थोड़ा, क्योंकि कंसेप्चुअली थोड़ा सही था, तो मैं एक बार रीड कर लिया और उसकी एग्जांपल्स अलग। अब जैसे अगर इथेनोइक एसिड के साथ है, तो वो एक दफा समझ के आई प्रैक्टिस इट विद प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, मतलब हम्म मल्टीपल टाइम उसको अलग अलग रिएजेंट्स के साथ प्रैक्टिस करो और चेक करवा लो टीचर से कि तुमने प्रोडक्ट सही बताया है। और उसका ये भी है कि आपने जैसे इक्वेशन आपने लिखी, मतलब वो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखी, और साथ साथ हाँ उसको इन वर्ड्स लिखें। मैं एग्जैक्टली हमेशा स्टूडेंट को ये कहता हूँ कि आपने इक्वेशन लिखी, जी इक्वेशन लिखने के बाद यू मस्ट नो द नेम ऑफ दैट रिएजेंट। ठीक है, एग्जैक्टली अब आप एथेनोइक एसिड लिख रहे हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। एग्जैक्टली एथेनोइक एसिड का बहुत कोई कॉमन नेम है, एसिडिक एसिड, वो आपको पता होना चाहिए। जी उसका आप किस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। देन उसका जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका नाम, तो वो नामों से आपको याद होगा। मतलब इक्वेशंस कभी इस तरह से रट्टे लगाने से याद नहीं होगी, हाँ CH3 बिल्कुल प्लस H2, इस तरह से कभी इक्वेशंस आपको बिल्कुल। याद नहीं होगी। मतलब मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को ऐसे भी देखा, सर हम तो रट्टे मार मार के थक गए। ठीक है, आपको उसके कॉन्सेप्ट को समझना होगा। बड़ी अच्छी बात इन्होंने ये कही कि आपने उसको भी डिफरेंट रिएजेंट्स के साथ आप जो है वो ट्राई करें। आपने अगर एथेनोइक एसिड के साथ कर लिया, प्रोपेनोइक के साथ बना के देखें, ब्यूटानोइक एसिड के साथ बनाकर देखें, तो वो आपका कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाएगा। फिर आपसे कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो आप इजीली बता सकते हैं। और एमसीक्यूज के अंदर नॉर्मली होता ये है कि आपसे वो पूरा रिएक्शन इन वर्ड्स पूछा जा रहा होता है, और मेजॉरिटी ऐसा होता है कि आपको उसके रिएक्टिंग रिएजेंट्स गिवन होते हैं, आपको प्रोडक्ट्स उसके अंदर बताने होते हैं, या इस तरह के कुछ होते हैं। वो आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी वो प्रैक्टिस से वो चीज़ आएंगी, और ऑब्वियसली आपने ये सारी की सारी चीज़ें करनी है। अच्छा जी, अच्छा, इसके अलावा और कुछ चीजें, खैर क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, और ऑलमोस्ट जो हमारा टाइम था वो भी हो चुका है, बट फिर भी हम उसको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर लेते हैं जितना देखते हैं मजीद और क्वेश्चंस आते जा रहे हैं। अच्छा, एक ये सवाल बच्चों का आता है कि व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं। ठीक है कि आपने उसको बल्कि थोड़ी देर कर दी थी, ठीक है, लेकिन राइट टाइम क्या होता है स्टार्ट करने का। देन फिर उसमें मैं भी अपना कुछ बोलूंगा। तो इसको मैं अपने 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 हिसाब से हिसाब से आप आंसर अपने दूं या बाकियों के आप हिसाब आप से? पहले अपने हिसाब से आंसर करें, फिर फिर बाकियों के हिसाब से करें, फिर सबके हिसाब से मैं करता हूँ। अच्छा, मेरा, क्योंकि ये एक पैटर्न रहा है मुझसे, ना बहुत पहले से नहीं होती पढ़ाई। तो मैं एप्टीट्यूड से मैंने 1 महीना या 1.5 महीना पहले स्टार्ट किया था, बिकॉज आई न्यू अच्छा, आई कुड। फर्स्ट टाइम आपने उस वक्त भी आपने ऐसा ही किया था। नहीं, उस टाइम मैंने बहुत पहले से शुरू कर दिया था। और अच्छा, वो एक मैंने मिस्टेक ये करी थी कि मैंने ना वो कॉलेज के साथ शुरू कर दिया था, तो कॉलेज की स्टडीज में फिर जब वापस इन्वॉल्व हो गई तो फिर मैंने इसको इग्नोर कर दिया था। तो जब कुछ ज्यादा ही इग्नोर कर दिया था लेवल्स के एग्जाम्स के लिए, तो फिर वापस से स्टार्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। इस साल मैंने क्या किया, अब जैसे मैंने बताया था कि मैंने ओ लेवल्स अपने वापस से दिए मई के अंदर, व्हेन आई वाज डन विद ओ लेवल्स, एक टेंशन हट गई सर पे से। देन आई स्टार्टेड फ्रॉम जून, जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर में आई सही। थिंक पहला अच्छा, टेस्ट अब मैं हुआ था। इसके हवाले से गाइड कर देता हूँ आप तमाम लोगों को। व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन। ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स नॉर्मली हमसे पूछ रहे होते हैं। देखिए, यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद योर ए लेवल्स और इंटरमीडिएट जो भी आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि नॉर्मली हम बैचेस जब स्टार्ट एनएसयूसैन में कर रहे होते हैं तो वो टाइम होता है अक्टूबर नवंबर का टाइम होता है। तो उसको ना मैनेज करना होता है। अब जैसे आपने कहा ना कि स्टार्ट में आप वो जी, मैनेज नहीं नहीं कर पाए, तो कर उसको मैनेज करना होता है। अब स्टार्ट में होता क्या है कि आपके ऊपर बर्डन नहीं होता। आपने जैसे आप वीक के अंदर, जैसे आपने कहा ना कि आपने 10 10 डेज डिवाइड कर दिए, अब जी आपके पास वीक के अंदर 7 डेज है।
आप उन 7 डेज को डिवाइड करें। हम ये कहते हैं कि भाई आप यहाँ पर 2 दिन तो आपके पास ऑन कैंपस क्लासेस हैं, जी उसके अलावा आप एक दिन दे दें सेल्फ स्टडी। 3 डेज आपने लगा दिए, 2 to 3 डेज आपके यूटिलाइज हो गए, किसके लिए? आपके एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। सही बाकी आपके जो 4 डेज है इंट- उसको आप इंटरमीडिएट या अपने ए लेवल्स के लिए यूटिलाइज करें। और ये एक बहुत ज्यादा टाइम है अगर आप उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाहें। सही वही वाली बात है ना कि हमसे चीजें मैनेज नहीं हो पाती, तो हमने उनको मैनेज करना है। मतलब अगर हमें ये टाइम मैनेजमेंट समझ में आ गई, भाई हमने अपने 2 दिन डेडिकेट करने या 3 दिन हमने देने हैं, तो वो 3 दिन सिर्फ उसी पर्पस के लिए हो। ठीक है, बाकी इसी तरीके से 4 to 5 डेज हमने जो है वो अपने इंटरमीडिएट को देने हैं या फिर हमने इसी तरीके से अपने ए लेवल्स को देने हैं, तो आप देख लीजिएगा बहुत इजीली आप लोग मैनेज कर सकते हैं। तो राइट टाइम जो होता है, क्योंकि देखिए ऑब्वियसली हमें 2 साल का सिलेबस पढ़ाना है, सही इतना बात बड़ा कोर्स पढ़ाना है। अब उसके अंदर फिर हमने एक तो देखें जो पीएमसी ने जो है वो पूरा अपना सिलेबस दे दिया एमडीकैट के लिए, वो सिलेबस हमने पढ़ाया। फिर उसके बाद हम बच्चों को एक्स्ट्रा एडिशनल चीजों के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होते हैं। भाई कहीं से कोई बाउंसर आ गया, जी ऐसे बचना कैसे भाई? ठीक है, इसी तरीके ऐसे से कहीं यॉर्कर आ गया, कहीं गुगली आ गई, हम तो जो है वो वहां पर समझ ही नहीं पाएंगे। तो वो सारी की सही सारी चीजें जो है वो हम प्लान कर रहे होते हैं, किसी भी तरह की बॉल आ जाए हम जो है वो उसको आउट ऑफ द पार्क ही हमने करना है। सही ठीक है, तो वो तमाम की तमाम चीजों को करवाने के लिए टाइम चाहिए होता है। क्रैश बैचेस भी होते हैं, जी समटाइम्स उसके अंदर लैंडिंग क्रैश हो जाती है, समटाइम्स जो है वो लैंडिंग लैंडिंग जो है वो उसकी स्मूथ हो जाती है। सही ठीक है, अब ये अगेन जो है ना, एक स्टूडेंट टीचर या फिर अगर हम पेरेंट्स की भी बात करें, जस्ट लाइक अ ट्रायंगल ना, कि इसके अंदर हर कोई अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो करता है। मतलब पेरेंट्स अपनी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनकी, वो आपके लिए कर रहे हैं, सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, टीचर्स आपको गाइडलाइन दे रहे हैं, पाथ प्रोवाइड कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसमें स्टूडेंट का होता है कि जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे ना, खुद हार्ड वर्क नहीं करेंगे, और कंटिन्यूअस हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। बिल्कुल मतलब आपने कहीं पर भी लूज नहीं करना, अपने आप को छोड़ नहीं देना कि यार हिम्मत नहीं हारनी। आपको देखो अगर एमडी कैट करना है, एडमिशन लेना है, तो ये तमाम की तमाम हर्डल्स आएंगी और आपको इनको ओवरकम करना है, ऑब्स्टिकल्स से आपने निकल के आगे जाना है, तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। अच्छा, आप कुछ समराइज कर दो कि क्या चीजें जो है वो होनी चाहिए, डूज एंड डोंट्स ऑफ एमडी कैट प्रिपरेशन, कुछ इस तरीके से। अच्छा डोंट अगेन ये कि अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है थ्रू आउट द प्रोसेस। दुनिया वाले बोलेंगे, दुनिया का काम है बोलना, बोल बोल के होता है ना, थक कुछ तो लोग जाएंगे। कहेंगे। एग्जैक्टली भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरी तैयारी का। वो जब तक बोलेंगे नहीं दो बातें, आप बूस्ट नहीं होंगे, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आप को कहते हैं ना, उसको जब तक हर्ट नहीं होती तब तक बंदा। आप उसको पॉजिटिव एनर्जी में अपने एग्जैक्टली कन्वर्ट करो। एग्जैक्टली यू नीड टू नो हाउ टू हार्वेस्ट दैट। हम्म। लेकिन उसमें इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि अपनी मेंटल हेल्थ तबाह कर लो, तो डोंट तबाह योर मेंटल हेल्थ। अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है। दूसरा जो डू है वो ये कि अपने साथ सिंसियर रहना है थ्रू आउट द प्रोसेस। और सिंसियरिटी का मैं बार बार वर्ड इसलिए ले रही हूँ क्योंकि जब तक आपके अंदर एक लगन होगी ना अपने लिए कुछ करने का, तो 3 घंटा 1 घंटा बन जाएगा। क्योंकि जब आप लग के कोई चीज करते हो तो आप जल्दी कवर कर लेते हो। अगेन डोंट का यही है कि ज्यादा इन्वेस्ट नहीं होना है सोशल गैदरिंग्स के अंदर। थोड़ा सा अपने आप को लिमिट करना पड़ेगा, बिकॉज कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैंने भी बहुत अपने फ्रेंड्स का मीटअप्स छोड़ना, शादियां छोड़ना, ये सब कुछ बहुत मैंने ये इस हवाले से भी किया है। तो इतना ज्यादा नहीं पार्टी करनी है, थोड़ा सा पढ़ाई भी करनी है। वो भी और करे साथ साथ, थोड़ी हाँ थोड़ी। थोड़ी 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 थोड़ी। और तो आप कुछ ऐड करना अच्छा, मैं चाहेंगे? एक चीज और यहाँ पर पूछना चाह रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पर आपका जो लास्ट ईयर था वो यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ नॉर्थ नाजमाबाद कैंपस में गुजरा ना, जी तो मतलब अब यहाँ पर आपके टीचर्स कौन कौन थे जिनसे आपने पढ़ा, और यहाँ पर कैंपस एडमिन का कैसा रोल रहा, कैंपस कोऑर्डिनेटर का कैसा रोल रहा, और उनकी तरफ से क्या क्या सारी चीजें, तो उसको सही। जरा, तो आपको फिजिक्स किसने पढ़ाई थी यहाँ पर? फिजिक्स मुझे सर जैन ने पढ़ाई थी। सर नहीं। केमिस्ट्री तो सर नमीर और सर सुहेब, वो दोनों मेरे फेवरेट हो गए थे। बिकॉज सर नमीर की क्लासेस में तो ऐसा लगता था मोल्स कम पढ़ रहे हैं, हंस रहे ज्यादा, बिकॉज वो इतना अच्छा बैलेंस करते थे कि मोल्स जैसा बुरा टॉपिक भी अच्छा लगता था। तो सर नमीर सर सुहेब से केमिस्ट्री पढ़ी। एंड बायोलॉजी के लिए हमारे पास सर जैन थे और डॉक्टर अली थे, डॉक्टर जैन एंड डॉक्टर अली। एंड दोनों ने बहुत अच्छे से मेरे ख्याल में नमीर सर नमीर की क्लासेस के अंदर भी आपको काफी सारी ऐसी चीजें मिली होंगी, कोई ना कोई उनकी बात अगर आपको याद हो। सर नमीर का एक फेमस था कि ही इज अ फूडी।
तो हम लोग उनकी क्लासों में जरूर मेंशन करते थे खाने, उनसे ट्रीट लेने, ये करने वो करने, खाने पीने की चीजें हम जरूर मेंशन करते थे उनको और वो करने के लिए। तो एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट। और जब आप लोग अपने सेल्फ स्टडी के लिए यहाँ पर मौजूद होते थे तो क्या आपको ये पहले स्टार्टिंग में ऐसा फील नहीं यार कि हम अगर यहाँ पर रहेंगे, सुबह से आए हुए 8 बजे से रात के 9 बजे तक यहाँ पर रुके हुए हैं, तो तो क्या बोलेंगे? कैंपस एडमिन वाले क्या कहेंगे, और इस तरीके से। शुरू में ऐसा थोड़ा सा हिचकिचाहट थी कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अजीब तो नहीं लगेगा, लेकिन जब वो एक सपोर्ट देखा ना फ्रॉम द एडमिन टू, कि मतलब वो आ रहे हैं दुआ दे के जा रहे हैं, तुम्हें कामयाब करेंगे, तो एक पावर मिलती थी। मतलब होते ना कि इंसान के दो बोल भी, मीठे बोल भी, मतलब एक सॉर्ट ऑफ लाइक पावर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर टीचर्स की हेल्प, वो इतना फ्रेंडली और होमली एनवायरनमेंट था, ऐसा लग रहा था कि घर भी बैठ के इंसान पढ़ रहे हैं, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं था। सही। अच्छा, एक और स्टूडेंट का सवाल आता है कि क्या हम ऑन कैंपस आके क्लासेस लें या फिर हम यूट्यूब से लेक्चर देख लें और पढ़ लें, क्या इस तरह से तैयारी पॉसिबल हो पाएगी? नहीं, अब वो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, लेकिन मेजोरिटी जहां मैंने देखी है ना, आप जब ऑन कैंपस होते हो एक पढ़ाई का माहौल बना हुआ, एग्जैक्टली वो माहौल घर चाहिए। पे, एग्जैक्टली घर पे आप लेटे हुए यूट्यूब वीडियो देख लिए, अच्छा चलो अब प्रैक्टिस कर लूंगा, देख लूंगा एमसीक्यू। यहाँ पे क्लास एनवायरनमेंट पे जब आप दूसरे अपने कंपेटिटर्स को देखते हो ना पढ़ते हुए, तो एक होता है कि नहीं देखो वो इतना ज्यादा पढ़े, मुझे इससे ज्यादा करना है, तो वो एक जब तक लगन रहती है ना, तो रहती है। अच्छा, मतलब मैंने ये बात देखी, अक्सर ना स्टूडेंट्स आते हैं और वो कंपैरेटिवली पूछते हैं कि क्या सर हम ऑन कैंपस क्लासेस लें या फिर हम यूट्यूब पे ले लें। अब जैसे आपने इसका आंसर किया ना, तो प्रॉब्लम यही है, अगर आप कोई चीज आपने एक यूट्यूब वीडियो आपने देखी या कोई यूट्यूब पे क्लास दे रहा है, तो आप उसके अंदर देखिए आप सामने मौजूद नहीं, आपका जो उसमें आपका जो रियल टाइम प्रॉब्लम है वो उसी वक्त आपका रिजॉल्व नहीं हो रहा, क्योंकि अभी हम लोग अपनी प्रीवियस डिस्कशन के अंदर ये तमाम की तमाम बातें जो है वो हम लोग कर चुके हैं कि अब जैसे आपने बताया कि आप यहाँ पे सुबह से लेकर आए हुए हैं, आपने बोला जल्दी जल्दी एमसीक्यू सॉल्व कर ले, टीचर तो यहीं पे पकड़ लेंगे उनको, सॉल्व करा लेंगे। तो मतलब अब यूट्यूब के अंदर एग्जैक्टली। सबसे बड़ा इशू तो यही है ना कि वो गैप हमारा डेवलप हो गया। अब वो उस वक्त हमने जो भी हमारी क्वेरी थी, जो भी हमारा इशू था, जो भी प्रॉब्लम था, वो तो रिजॉल्व हुआ ही नहीं। मतलब फायदा क्या, देखो सिर्फ लेक्चर पढ़ने का तो फायदा नहीं है, हम सिर्फ पढ़ते जाएं या वीडियो देखते जाएं, उससे क्या फायदा होगा? उससे कोई फायदा नहीं होगा। मतलब जब तक आप क्लास के अंदर आप बैठे हुए, क्लास का एक एनवायरनमेंट है, आपने जैसे बताया ना, बड़ा फन एनवायरनमेंट हमारा जो है वो बना हुआ है और टीचर्स आके पढ़ा रहे हैं, और उसमें आप एक तरीके से आप समझ लें कि आपको बर्डन भी महसूस नहीं हो रहा और आप फन के साथ साथ सीखते भी जा रहे हैं। मतलब टीचर ने आपको आके एक टॉपिक क्वेरीज भी पढ़ाया, सॉल्व होती जा रही है, एमसीक्यू सॉल्व होते जा रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस होती जा रही है, बुक सॉल्व होती जा रही है, जो भी आपका इशू आया, जो भी आपका प्रॉब्लम आया, वो साथ साथ आपका रिजॉल्व हो गया। और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो मैं फेस करती थी एज स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ने का, वो ये था कि भाई घर पे हैं, अब पता है बिस्तर है, अब नहीं दिल चाह रहा पढ़ने का, जाकर सो गए। जब तक बिस्तर सामने होगा नींद आएगी, तो मैं और वानी यहाँ पे रुक के पढ़ते भी इसलिए थे कि भाई हमें पता है हमने घर जाके सो जाना है। तो जब तक वो बिस्तर नजरों के सामने नहीं होगा तब तक पढ़ाई चलती अच्छा, वैसे रहेगी। एक बात यहाँ पे बता दूं, बहुत अच्छी स्लीपिंग पिल है, अगर आपको नींद ना आ रही हो बेड पे किताब लेके बैठ जाए, फौरन से नींद आ जाएगी। बिल्कुल। आप आप यकीन करो फिर भी नींद आ जाएगी, पढ़ाई का बोलो तो नींद आ जाए। अच्छा, यहाँ पर आपका जैसे मैंने भी आपसे भादराबाद कैंपस एडमिन का भी पूछा, तो जी। यहाँ पर हमारे कैंपस एडमिन के अंदर जो, अगर आपको याद हो, सर हाँ शर्जील, सर सर जी। जुबैर, सर सर जुबैर। जुबैर, बहुत आई मीन इस दफा तो एडमिन के साथ कुछ ज्यादा ही फैमिली लाइक जो था वो और एनवायरनमेंट का हमने बोला था कि बहुत। हमने आपको गोद ले लिया यहाँ पर। मतलब हाँ, अब हम पढ़ रहे हैं तो अब चाय का टाइम हो गया, दोस्त मोहब्बत चाय ला के दे रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा था। मतलब सारी फैसिलिटीज आपको जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करनी बहुत। चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि अक्सर स्टूडेंट का ये भी सवाल होता है, क्या हमें पास्ट पेपर्स को फॉलो करना चाहिए? जी, बहुत ज्यादा। आई फील आधी से ज्यादा सिलेबस कवर करना तो आधी तैयारी है, आधी तैयारी एमसीक्यूज है। तो आपके मतलब जैसे अनीस हुसैन की बुक्स में मुझे ये भी अच्छा लगता है कि पास पेपर्स के सवाल जो है वो छान के टॉपिकल क्वेश्चंस में भी डाले हुए हैं आप लोगों ने। एग्जैक्टली ऐसा ही। तो वो एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, हमने बहुत जरूरी बकायदा है। जो अपना मैंने बताया कि ये हमारा जो ये R&D डिपार्टमेंट है जो मटेरियल के ऊपर काम कर रहा होता है, हमने बकायदा परसेंटेजेस डिफाइन करी हुई कि ये जो एक टॉपिक है या जो एक चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर अगर हमने 100 एमसीक्यूज देने, तो उसके अंदर
पास्ट पेपर से कितने होंगे, ऑब्वियसली हमें तो पूरे सिलेबस को कवर करना है ना, जी तमाम कॉन्सेप्ट्स को कवर करना है। तो हम उसके अंदर चाहे पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज हों, जो बहुत ही ज्यादा कॉमन एमसीक्यूज आते हैं, पॉपुलर एमसीक्यूज आते हैं, वो तमाम के तमाम एमसीक्यूज की एक स्पेसिफिक परसेंटेज होती है, उसको हम बुक में रखते हैं। कुछ उसकी परसेंटेज को अपने रेगुलर टेस्ट के अंदर जो है वो इंक्लूड करते हैं, कुछ उसकी जो परसेंटेज होती है उसको हम ग्रैंड टेस्ट के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो इस तरीके से पूरे सिस्टम को जो है वो चलाते हैं। तो होपफुली जिन्होंने भी ये सवाल पूछा है उनको इसका जवाब मिल गया होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद बाकी अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हमें, ये सवाल मैंने आपसे पहले भी पूछा कि हमें किस टाइम पे ज्वाइन करना चाहिए। अक्सर लोग ये बोलते हैं क्या अगर हम एग्जाम के बाद ज्वाइन करें। अच्छा, ये वाला जो आप आंसर करो ना, तो इसमें आप अपने हिसाब वाला नहीं करो। अब आपने अपने हिसाब से जो चीजें सीख ली है ना, वो आपको करो पता चल गई है कि भाई सही राइट टाइम क्या है, कब करना चाहिए। सही। तो आप और वही सर आपकी और वाली चीज, बात और एक देखो। और चीज भी है। हाँ अब अक्सर स्टूडेंट ये सोचते हैं कि भाई हम किस टाइम के ऊपर आए, सैटरडे संडेज, मंडे ट्यूसडे, हम्म। इस तरीके से। अच्छा, उसके लिए आई वुड प्रेफर कि आप वीकडेज वाला बैच ले लो, ताकि ना एक जैसे ये भी ना हो कि भाई मेरा वीकेंड भी जा रहा है इस चीज के अंदर, हम्म। क्लासेस के अंदर थोड़ा फैमिली टाइम इंपॉर्टेंट, हर चीज इंपॉर्टेंट होती है। एक बैलेंस, जैसे आपने बोला कि आप हर चीज को बैलेंस करके लेके चलो, तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि यू नीड टू स्टार्ट 6 months प्रायर टू द एम कैट सिचुएशन। आप 6 months प्रायर मैनेज अच्छा करो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमकैट पढ़ो, अपना इंटरमीडिएट ए लेवल्स भी साथ साथ मैनेज करो। अच्छा, अब इसके अंदर मैं एक और चीज बता दूं कि हमारे यहाँ ना मल्टीपल बैचेस होते हैं। अब वो हम लोग स्टूडेंट्स की अकॉर्डिंगली, उनकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली वो प्लान कर रहे होते हैं। मतलब अगर आप किसी भी कैंपस पे जाएंगे तो मंडे ट्यूसडे भी आपको बैच मिलेगा, आपको वेंसडे थर्सडे भी बैच मिलेगा, सैटरडे संडे भी बैच मिलेगा, इवनिंग टाइम के ऊपर भी बैच मिलेंगे, एक्सक्लूसिव ए लेवल स्टूडेंट्स के लिए भी बैचेस मिलेंगे, फेडरल बोर्ड से रिलेटेड, आ खान बोर्ड, और ऑब्वियसली हमारे पास मेजोरिटी एक बच्चा इंटरमीडिएट का है, तो उनके तो बैचेस होते ही है। तो हर तरह से हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स के टाइम के अकॉर्डिंगली, कि उनके कॉलेज का क्या टाइम है, और या फिर उन्होंने अपनी जो अकेडमीज जाना है उसका क्या टाइम है, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो हमारे पास बैचेस मौजूद होते हैं। और जो अभी पहले भी एक सवाल को मैंने रिस्पॉन्ड किया कि यूट्यूब वर्सेस ऑन कैंपस क्लासेस, तो उसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप ऑन कैंपस अगर क्लास लेंगे तो उसके अंदर ऑन साइट आपकी जितनी क्वेरीज हैं, जो इश्यूज हैं, मतलब वो सारे के सारे रिजॉल्व हो रहे होते हैं। क्योंकि अगर आप घर बैठ के सिर्फ वीडियो देख रहे हैं तो वो इतना फ्रूटफुल नहीं होता। बिल्कुल जब आप आएंगे, क्लास अटेंड करेंगे, टीचर आपको लेक्चर देगा, आपको क्लास में एमसीक्यू सॉल्व कराएगा, आपके उसी वक्त दिमाग की खिड़कियां खुलेंगी, कुछ ना कुछ चमकेगा दिमाग के अंदर, नहीं यार ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा है। और आपको यकीन करें कि खुशी उसी वक्त महसूस होगी, नहीं यार कि हमने कुछ यहाँ पर सीखा है। मतलब वहां पर बैठ के लेट के आपने एक वो वीडियो वो देख के देख कुछ लिया, खास वो नहीं। जो है वो समझ लें आपका वो बस एक लेजर टाइम था, आपने यूटिलाइज कर लिया बैठकर। एक्चुअली अच्छा, वो ना दिल बहलाने के लिए हमने कुछ वो पढ़ कहते लिया। हैं हम्म। गिल्टी प्लेजर, कि मतलब हाँ चलो एग्जैक्टली। टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ, यूटिलाइज हो गया, आपको यूटिलाइज। अच्छा लग रहा है, यूटिलाइज हो गया। आप प्रैक्टिस जब तक उसको नहीं करोगे वो नहीं बैठेगा दिमाग में। अच्छा, इसके अलावा अक्सर स्टूडेंट्स का, मैं इस बात को पहले भी मैंने जो है वो एम्फेसाइज किया कि स्टूडेंट ये सवाल कर रहे हैं ना सर अनीस हुसैन की बुक के अलावा कोई और कर ले। तो जो भी ये सवाल कर रहे हैं ना, पहले वो मुझे अनीस हुसैन की पूरी बुक सॉल्व करके लाके दिखा दें। पहले ठीक वो है, तो पहले करो। वो सॉल्व करके लाके दिखा दें, फिर उसके बाद आप ये सवाल करें कि हम क्या इसके अलावा कोई और मटेरियल सॉल्व करें, क्योंकि ये इतना कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल है। मतलब अगर आपने एक दफा इस पूरी बुक को सॉल्व कर लिया तो आप यकीन करें कि आपको किसी दूसरे मटेरियल को सॉल्व मतलब करने की नीड ही नहीं। मैं बताती हूँ ना, जी। पिछले साल जैसे मुझे था कि अनीस की बुक भी करूंगी। अच्छा, करा था, अनीस की बुक करी, उसके बाद बाकी मटेरियल्स, लेकिन लेकिन इस मैंने देखा क्या साइमल्टेनियसली कि वो ही सारे सवाल अनीस की बुक में मौजूद थे। चाहे वो कोई से भी एकेडमी हो, किप्स हो, स्टार्स हो, सारे सवाल अनीस, डाउ ग्रेड्स तक अनीस में मौजूद है, हर चीज अनीस में मौजूद है। तो अनीस की बुक्स आर मोर देन इनफ, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा आउट ऑफ द वे नहीं जाना। मतलब उसके अंदर यही है ना कि हमने जो मटेरियल बनाया, उस मटेरियल के अंदर हमने हर तरह से हर कॉन्सेप्ट को, अब वो कोई भी सवाल आ रहा हो उसको कवर करने की कोशिश करी, ताकि स्टूडेंट्स को किसी और मटेरियल की तरफ जाने जाना की ही नहीं जरूरत ही पड़ेगा। ना पड़े। मतलब वो पहले, अच्छा आपने जब पहली दफा किया था तो पूरी सॉल्व हो गई थी, या अनीस में आपके जहन में ये चल रहा होगा नहीं यार बट साइमल्टेनियसली सारी बुक सॉल्व करूं। हाँ यही था, मतलब कि बिकॉज आई वाज अनश्योर ना, आई वाज डाउटिंग एवरीथिंग कि मतलब ये भी हम्म। कर लूं, ये भी कर लूं, वो भी मतलब कर वो लूं, उस वक्त कोई आप, एक चीज कंप्लीटली नहीं करी। हाँ तो वो पहले आप वो ना कि
इहदिना सिरातुल मुस्तकीम। हाँ, वो दूसरा तो मुस्तकीम अब एक सीधा, अब सिरातुल Doubt. मुस्तकीम, तो यहाँ पर जो है ना एक सीधा रास्ता बड़ा जरूरी है। Exactly, मतलब वो exactly. पाथ डिफाइन होना, कि Exactly. हमने वो पाथ डिफाइन कर लिया कि वी हैव टू डू दिस। मतलब पहले आपको पता है कि हमने इसको सॉल्व करना है। जब ये मार्क आपका जो है वो हो जाएगा अचीव, देन वी हैव टू थिंक अबाउट अनदर थिंग। Exactly. मतलब पहले सोचने की जरूरत नहीं, हम पहले से हमारे जहन में वो 10 सोचें आ रही होती है Right. कि यार ये भी कर लें, अच्छा ये भी है, फला चीज भी है, वो भी है। इससे कुछ नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, आपका सॉफ्टवेयर क्रैक हो जाएगा, फिर उसको अपडेट कराना पड़ेगा। ऐसे ही. ठीक है जी। तो आई थिंक जो है वो हमें अब वाइंड अप की तरफ जाना चाहिए। और उम्मीद मैं यही करता हूँ कि आप तमाम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा ये सेशन रहा होगा। लास्ट में अगर आप कुछ कहना चाहें, देन फिर हम इसको फिर वाइंड अप करते हैं। लास्ट में यही एडवाइस करूंगी कि अपनी मेहनत पे लगे रहो, किसी की भी बातों से डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं लगे है. रहो मुन्ना भाई, एमबीबीएस हो ही लगे जाएगा। लगे रहो, बिकॉज ये वो वाला कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा. तो अपनी मेहनत पे लगे रहो, किसी की भी बात सुनने की जरूरत नहीं है. अपनी सीट के लिए लड़ो, चाहे रोडों पे भी आना पड़े आओ, लेकिन करो, मेहनत करो. चलिए जी, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन इतना you so टाइम much, देने sir. के लिए, और हमारे स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए जो अभी करंटली पढ़ रहे हैं। आई होप आप तमाम लोगों को इस सेशन से बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला होगा। और इसके अलावा भी कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोग लेना चाहें तो आप हमारे किसी भी कैंपस को विजिट कर सकते हैं। हमारे आप जो है वो सोशल मीडिया हैंडल्स पे जो है वो वहाँ पर आकर आप लोग पूछ सकते हैं किसी भी किस्म का कोई भी सवाल, कोई भी इंफॉर्मेशन, फील फ्री टू आस्क। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़.